सुदेश जी, एक बात कही जाती है पीएम मोदी के गवर्नेंस पर, ये एक तरह से वन साइडेड बायस्ड स्टोरीज होती हैं। बायस्ड क्यों? ये तो फैक्ट बेस्ड स्टोरी है ना। हमने कोई ओपिनियन ऐसा नहीं दिया जो फैक्ट्स पर नहीं बेस्ड है। अगर मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो तो दिखता है लोगों को। एक ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती हैं ये तो दूसरी नैरेटिव क्या है? दूसरी नैरेटिव तो ये है कि आप गरीब को गरीब रहने दो। गांधी जी की हत्या का लाभ उठा के लोगों ने प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू पॉलिसीज देश पे ठोक मारी। आप समझे, उसके वजह से उसकी पूरी असर गवर्नेंस पे पड़ी। तो मेरे ख्याल से 2000 वाजपेयी सरकार के टाइम पे भी काम काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन 2014 के अंदर पहली बार ऐसा मौका आया कि जहां राष्ट्रवादी सोच के लोग, वैसे लोग पावर में आए, है ना, और वो पावर में आए और उन्होंने जो नीतियां 1947 से, मैं हमेशा कहता हूं कि ये राष्ट्रीय पूर्ण जागरण का काल है। मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, ये खान मार्केट गैंग आप अपनी किताब में किसे कह रहे हैं? संसद में कैंटीन होती थी, लोग कैंटीन में खाना खाने जाते थे लंच टाइम में, जो सांसद लोग होते थे। लेकिन ये जो इलीट क्लास के सांसद थे, ये लंच के लिए संसद की कैंटीन में नहीं जाते थे, क्योंकि उनको थोड़ा सा लगता था कि ये डाउनग्रेड है, तो वो खान मार्केट के महंगे रेस्टोरेंट में जाते थे। तो मजाक में उनको खान मार्केट गैंग कहना शुरू किया था। मैं ये मानता हूँ कि आज खान मार्केट गैंग दिल्ली का खान मार्केट गैंग नहीं है। ये खान मार्केट गैंग दिल्ली से लेकर, नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक है। अगर न्यूयॉर्क में वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के खिलाफ एक फेक नैरेटिव खड़ा कर रहा है, तो मैं मानता हूँ वो भी खान मार्केट गैंग का हिस्सा है। ये खान मार्केट गैंग वो है जो दरअसल भारत को मजबूत देश के रूप में नहीं देख सकता। शशि जी, दूरदर्शन और आकाशवाणी को हमेशा से एक माउथपीस कहा गया है गवर्नमेंट का। देखिए, एक तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो आर माउथपीसेस, क्योंकि जो आप देखेंगे जब प्रसार भारती बना था, प्रसार भारती एक्ट वाज पास बाय पार्लियामेंट, और उसमें देखेंगे सेक्शन 12 है शायद, जिसमें जो प्रसार भारती की क्या फंक्शंस होनी चाहिए वो डिफाइंड है। तो जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, इसका जो दायित्व है वो राजनीति और ये जो आर्ग्यूमेंटेशन जो होता है उसके मच ऊपर है, बिकॉज इट हैज़ अ सोशल पर्पस। तो एक गलत मिसकंसेप्शन है। और जहाँ तक हम मोनोपोली डेज की बात करें, तब तो सिर्फ राजीव दर्शन और इंदिरा दर्शन हुआ करता था दूरदर्शन पे। तो आई थिंक फ्रॉम दैट वी हैव कम वेरी फार, वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। ये करीब 23 साल आज दूरदर्शन में काम करते हो गए, डीडी न्यूज़ में। 2015-16 से पहले दूरदर्शन पर, डीडी न्यूज़ पर, जो सर ने कहा, जो डिफरेंट व्यूज़ हैं उनके लिए कोई जगह नहीं होती थी। कभी विपक्ष को बुलाने की कोई परंपरा नहीं थी। सिर्फ ड्यूरिंग इलेक्शन डेज बुलाया जाता था, वो इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शन जो है हमारी मॉनिटरिंग चुनाव आयोग करता था। ये भी एक जो है फेक नैरेटिव है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है। अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह होते तो दूरदर्शन पर बैठकर कांग्रेस का प्रवक्ता नरेंद्र मोदी को तानाशाह, फेंकू कह सकता था क्या? अगर जिस दिन पब्लिक ब्रॉडकास्टर पर आप नरेंद्र मोदी को बैठकर कहेंगे फेंकू हैं, नरेंद्र मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, अमित शाह के बेटे की संपत्ति इतनी बढ़ गई, ये आप दूरदर्शन पर आरोप लगा रहे हो। बीजेपी के आप एज अ अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन या अनऑफिशियल प्रोपगेटर ऑफ द आइडिया, इस तरीके से अगर आपको कलर किया जाता है। देखिए, ये बॉक्सिंग जो है ये हुई है पिछले 10 साल में, कि अगर आप ऑरेंज कलर, भगवा कलर, नारंगी कलर पहनेंगे तो आप भगवा संघी कहलाएंगे। और ये भी बड़ी एक नैरो बॉक्सिंग है। कोई प्रधानमंत्री आता था, उसकी कोई बाहर से राजनयिक आता था, या तो हैदराबाद हाउस में या किसी बड़े 5 स्टार होटल में मीटिंग हुआ करती थी। अब क्या होता है, किसी को तो साबरमती ले जाते हैं, किसी को वो गंगा घाट पर ले जाके बनारस में आरती कराते हैं, किसी को साउथ के मंदिर में ले जाते हैं, खुद मुंड पहन के रहते हैं। तो दिखाते हैं भारत केवल दिल्ली का 5 स्टार होटल नहीं है। तो ये जो भारत की संस्कृति है, इसका रिप्रेजेंटेशन है। वो केवल एक पार्टी से जोड़ लेना ठीक है, उस पार्टी को फायदा होगा तो ठीक है। मैं जब ऑक्सफोर्ड में रहा तो बल्कि ऐसा हुआ कि मुझे एक बार तो डिसिप्लिनरी कमेटी में बैठा दिया। वहाँ पे 10 दिन की क्रिसमस की छुट्टी क्यों होती है? क्या वो मेजोरिटी बिहेवियर नहीं है? वहाँ पे 5 दिन की ईस्टर की छुट्टी क्यों होती है? वो मेजोरिटी बिहेवियर नहीं है क्या? वहाँ तो दिवाली की तो नहीं छुट्टी होती है ऑक्सफोर्ड में 10 दिन की। तो वो सब करेंगे। अगर हम अपना रंग पहन लेंगे, तुम भगवा हुए, तुम संगीत हो। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज जागरण मंथन का 50वां एपिसोड है। इसी के चलते जो आज हमारा सेट है,
हमने इसको डिफरेंट बनाने की कोशिश की है। और न केवल लुक एंड फील, बल्कि आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले जागरण मंथन पर कभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। इसके अलावा एक और खास और इम्पॉर्टेंट बात है कि आज हमारे साथ मंथन में 1 या 2 गेस्ट नहीं हैं, बल्कि 5 एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विख्यात किताबें लिखी हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि जो आज के हमारा चर्चा का विषय है वो भी इन किताबों के इर्द गिर्द ही है। आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं हमारे गेस्ट से। सबसे पहले उदय माहुरकर जी, वेटरन जर्नलिस्ट हैं, फॉर्मर CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इनकी किताब है मार्चिंग विद अ मिलियन एंड सेंटर स्टेज। शशि शेखर वेम्पति जी, फॉर्मर CEO प्रसार भारती, कलेक्टिव स्पिरिट, कॉन्क्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, इन्होंने ये किताब ऑथर की है। सुदेश वर्मा जी BJP के मीडिया रिलेशंस में हैं, जर्नलिस्ट हैं, लॉयर हैं। नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर एंड ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया गेम चेंजर इन एक्शन, इन दोनों किताबों को इन्होंने ऑथर किया है। अशोक श्रीवास्तव जी हैं, सीनियर टेलीविजन जर्नलिस्ट हैं। नरेंद्र मोदी सेंसर्ड एंड मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग, इन्होंने ये दोनों किताबें लिखी हैं। शांतनु गुप्ता जी हैं, एक रिनाउंड ऑथर हैं, इन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग किताब लिखी है 101 रीजंस व्हाई आई विल वोट फॉर मोदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जागरण मंथन। शुरुआत करूंगी उदय जी आपसे। अहमदाबाद में, गुजरात में आपने 40 साल से ज़्यादा समय बिताया है पत्रकारिता में। ये जो दोनों किताबें आपने लिखी हैं, क्यों आपने नरेंद्र मोदी को एज अ सब्जेक्ट चूज किया अपनी किताब लिखने के लिए, क्यों नहीं कोई और लीडर? देखिए, जो मेरी पहली किताब थी सेंट्रिसेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस, विच इज़ द ओनली बुक ऑन हिज टेन्योर एज चीफ मिनिस्टर, वो किताब सामने से आई थी मेरे पास। रैंडम हाउस की एक पब्लिशर वो ढूंढती हुई आई, मुझे मिले ईश्वरी, आज सेकंड किताब के भी पब्लिशर वो हैं। और उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप मुझे ये ज्ञान है कि आप ही सब में पर्याप्त व्यक्ति हैं जो उनके गवर्नेंस, उनके राज्य शासन पे किताब लिखने के लिए। ये बात थी करीबन अगस्त 2013 की। तो क्योंकि मैं गुजरात से था, गुजरात में इंडिया टुडे का मैं कॉरेस्पॉन्डेंट था, वहाँ पे इंचार्ज था, तो श्री मोदी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे, ये बात बन चुकी थी उस टाइम पे, और वो एक ही वॉज इन द रेस फॉर प्राइम मिनिस्टरशिप। तो मुझे समय ज़्यादा रिपोर्टिंग करवाया जा रहा था श्री नरेंद्र मोदी पे, तो टाइम था नहीं मेरे पास, मैंने उनको ना बोल दिया। तो उन्होंने कहा नहीं, आप 2 दिन आप सोचिए। मैंने माननीय नरेंद्र जी को फ़ोन किया कि भाई ऐसी किताब की ऑफ़र आई है और आपकी मदद के बगैर किताब मैं नहीं लिख सकता, लेकिन ये हेगियोग्राफी नहीं होगी, किताब में क्रिटिकल इवैल्यूएशन होगा आपका। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई बात, मैं समझ सकता हूँ, मैं आपको जो भी बन सकता है वो मदद करूँगा, आप हाँ कह दीजिए। और फिर मैंने उनको 2 दिन के बाद उनको हाँ कहा मैंने। तो पहली किताब ऐसे है। और सेकंड किताब जब मैं दिल्ली आया 2015 के अंदर, तो फिर से पेंगुइन रैंडम हाउस को परचेज़ कर लिया था पेंगुइन ने। तो उनकी फिर से ऑफ़र आई कि इनके प्राइम मिनिस्टरशिप पे एक किताब लिखूं मैं। तो उनके 3 साल के PM कार्यकाल पे मैंने किताब दूसरी वाली लिखी। तो दोनों किताब इसलिए लिखी कि मेरी एक एक्सपर्टाइज थी उनके गवर्नेंस पे, क्योंकि मैं उनको 1987 से जानता हूँ, उनका पॉलिटिकल करियर मैंने देखा हुआ है। और दूसरा कि 2001 से लेके 13 तक जो रहे, वो 14 तक एज चीफ मिनिस्टर, वो दौर भी मैंने एकदम पास से देखा हुआ है। और उनकी जो उनकी विकास पुरुष के रूप में जो उनकी इमेज उभरी, वो दरअसल मेरे ही आर्टिकल थे 2003 से लेके 8 के बीच में। तो मेरी एक ग्रिप थी उनके गवर्नेंस के ऊपर। तो किताब मेरी दोनों है, बड़ी अच्छी किताबें हैं, जानने लायक हैं उनके बारे में, लेकिन दे आर नॉट हेगियोग्राफीज। उसमें क्रिटिकल एवोल्यूशन एक हेल्दी रूप का है उसके अंदर। मगर उदय जी, आपसे बहुत क्विकली ये बात पूछना चाहूँगी कि चलिए ये दोनों किताबों का ऑफ़र आपको सामने से आया, ये सब्जेक्ट का ऑफ़र आपको सामने से आया, लेकिन अगर आपको खुद भी किताब लिखनी होती तो क्या तब भी आप प्रधानमंत्री इसी मुद्दे पे लिखता मैं। शशि जी, आपने जो किताब लिखी है मन की बात,
जब 100 एपिसोड्स मन की बात के पूरे हो गए थे, इस रेडियो प्रोग्राम के पूरे हो गए थे, तब आपने ये किताब लिखी। सबसे पहली बात इस किताब को लिखने का पीछे क्योंकि ये एक रेडियो प्रोग्राम है, एक इनिशिएटिव था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इस किताब को लिखने के पीछे पहली बात है थॉट क्या थी? फिर एक और बात इंटरेस्टिंग जो आपने कहा था कि आपने इसको बोला है कॉम्बिनेशन ऑफ द पावर ऑफ रेडियो एंड विजन ऑफ नेशंस लीडर। क्यों आप इसको एक सक्सेस मानते हैं मन की बात को, और आपने क्यों इस तरीके से इसको डिस्क्राइब किया, अ विजन ऑफ नेशंस लीडर? बिल्कुल। पहली बात, कंग्रेचुलेशंस ऑन जागरण मंथन, यू नो मेकिंग 50 एपिसोड्स। आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग पैनल आपने आज असेंबल किया है यहाँ पे। जो इस किताब का बैकग्राउंड था, क्योंकि मन की बात पे पहले भी किताबें छप चुकी हैं, पर इस वाले किताब का पर्पस ये था कि मन की बात का इम्पैक्ट क्या है देश में। क्योंकि अगर आप देखेंगे अक्रॉस दी जो 100 एपिसोड्स हैं मन की बात के, जो प्रधानमंत्री ने की थी उस समय पे, तो इसमें एक कॉमन थीम जो उभर कर आता है वो ये है कि बिहेवियरल चेंज मास स्केल पे डेमोक्रेसी में कैसे हो। क्योंकि दुनिया ने बिलियन स्केल पे सिर्फ चाइना का मॉडल देखा है। चाइना का मॉडल अथॉरिटेरियन है, डिक्टेटोरियल है। तो हाउ कैन लीडर ऑफ अ डेमोक्रेसी एट अ स्केल ऑफ अ बिलियन, हाउ कैन ही परस्यूएट पीपल कि आप स्वच्छ भारत हो, प्लास्टिक्स को अगर एलिमिनेट करना हो, तो इन सारे विषयों पे कैसे बिहेवियरल चेंज लेकर आए सोसाइटी में। तो इसको किताब का यही फोकस था कि हम इम्पैक्ट, हर जो मुद्दा है जो मोदी जी ने उठाया है मन की बात में, इसका ग्राउंड लेवल पर क्या इम्पैक्ट रहा है, ग्रास रूट्स पे क्या इम्पैक्ट रहा है, जो ग्रास रूट चेंज मेकर्स हैं जिनके बारे में मोदी जी ने बात की है, उनके काम पर क्या असर पड़ा, उसके बाद उनकी क्या जर्नी रही है। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के पर्सपेक्टिव है इस किताब में। मगर एक और बात शशि जी जो मन में सभी के आती है कि एक दौर था जब रेडियो बहुत पावरफुल था। मैं 80s 70s की बात कर रही हूँ। क्यों नहीं इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है, जो इनिशिएटिव है, जो प्रोग्राम है, उस वक्त क्यों नहीं सोचा गया जब मास रीच बहुत ज़्यादा थी? क्यों अभी सोचा गया? क्या इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कौशल माने, या उनको पता था कि किस तरह से मोदी मैजिक काम करेगा, या मोदी मैजिक क्या जो उनका एक मोमेंटम बना हुआ है उसको हम या उनकी टीम किस तरीके से मैसेज से कनेक्ट करने में मदद कर सकती है, या उसको और जो मोदी मैजिक है उसको और इन्हांस कर सकती है? देखिए, जो मास मीडिया का इतिहास रहा है इंडिया में, कई सालों तक सिर्फ दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो थी, एक ही मोनोपोली चल रहा था। तो उस समय पे जब भी प्रधानमंत्री जो भी थे उस समय के, जब भी कुछ बोलते थे वो दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पे आता था और सारा भारत देखता था। अब माहौल बदल गया है। अभी जो 900 टीवी चैनल्स है, 300 से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स हैं, इतने सारे प्राइवेट रेडियो है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, आपका डिजिटल जागरण भी है, राइट। तो इस माहौल में हाउ डू यू गेट अ मैसेज अक्रॉस कि सारे देश के हर कोने में लोग इसको समझे और देखें। तो मन की बात वैसे इट्स अ वेरी इनोवेटिव एक्सपेरिमेंट, क्योंकि वो सिर्फ रेडियो प्रोग्राम नहीं है, ये दुनिया का, देश का सबसे पहला प्रोग्राम है जो विजुअली बनता है। तो जो प्रधानमंत्री बोलते हैं उसके हिसाब से विजुअल्स भी बनते हैं, और इसको हर भाषा में इसको फिर डब किया जाता है। तो एक साथ सारा देश इसको देख भी सकता है और समझ भी सकता है। तो इन दैट सेंस इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। क्यों किया गया, पहले क्यों नहीं किया गया, ऐसा कुछ मैं नहीं मानता हूँ कि पहले इस तरह के अलग अलग वर्जन्स एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। पर जो मोदी जी का जो सोच था, विच ही टॉक्स अबाउट इन वन ऑफ द एपिसोड्स, वो जब पोखरण ब्लास्ट हुए थे, वो कहीं हिमाचल में थे, कहीं चाय पी रहे थे, एंड जो ब्रेकिंग न्यूज़ था उन्होंने रेडियो पे सुना। तो तब उनको लगा कि जो रेडियो की रीच है वो सबसे ज़्यादा है। तो एंड दैट स्टिल होल्ड्स टुडे। आज भी कई सारे ऐसे देश के कोने में जगह हैं जहाँ प्राइवेट रेडियो नहीं है, सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो पहुँचता है। तो रेडियो इज़ द ब्रॉडेस्ट एंड वाइडेस्ट मीडिया। बट आज का माहौल स्मार्टफोन का है, डिजिटल का भी है। सो यू हैव टू अडेप्ट इट विजुअली, यू हैव टू मेक इट अवेलेबल इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। तो ये सोच है उनका है। तो कहीं ना कहीं शशि जी, रेडियो को रिवाइव करने में मन की बात का एक बड़ा आप रोल मानते हैं? बिल्कुल, बिकॉज एक तरह से रेडियो का जो पॉपुलर कॉन्शियसनेस वो उन्होंने वापस इसको जगाया है। एंड एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जो इंटरनेशनल योगा डे होता है, इसके तहत एक मीडिया अवार्ड्स भी होते हैं, एंड उसमें 3 कैटेगरीज होते हैं, प्रिंट, टीवी एंड रेडियो। और जो रेडियो में सबसे ज़्यादा इनोवेशन है, कंटेंट, इनोवेटिव कंटेंट, वो रेडियो में बना है।
बी एट ऑल इंडिया रेडियो के स्टेशंस हो या प्राइवेट भी हो, कुछ अलग अलग जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, सभी के जितने भी प्राइवेट रेडियो, बहुत सारा इनोवेटिव कंटेंट बन रहा है। तो इट अगेन रीइंफोर्सेस। अब आजकल आप देखेंगे पॉडकास्टिंग हैज़ अगेन बिकम इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लिसनिंग जो है वो बहुत ही पावरफुल चीज़ है, क्योंकि लिसनिंग में आप मल्टीटास्क कर सकते हो, एंड दैट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ रेडियो। सुदेश जी, जैसे कि उदय जी ने भी बताया कि जब आप कोई किताब लिखते हैं किसी पर्सन के गवर्नेंस मॉडल पे या किसी पर्सन जिस तरीके से, क्योंकि आपने अपनी किताब में, दोनों किताबों में गेम चेंजर वर्ड का यूज़ किया है, ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप उस पर्सन को व्यक्तिगत रूप में, उसकी कार्यशैली, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके की का विजन है, किस तरीके की सोच है। अपनी दोनों ये जो आपने किताबें लिखी हैं, इन किताबों को लिखने के पीछे आपने कितना रिसर्च मैं बात कर रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना क्लोजली जाना, तब जाकर के किताबें अटेम्प्ट की आपने, दोनों किताबें लिखी, या आप कितना कहना चाहूँगी, क्योंकि आप बीजेपी के मीडिया विंग से हैं, कितना मौका मिला आपको इस जो पूरा इनका जो मॉडल रहा है उसको समझने में? देखिए, मेरा बैकग्राउंड पत्रकारिता का रहा है, मैं रिपोर्टर रहा हूँ और मैं रिपोर्ट करता था बीजेपी सारी पार्टियों के बारे में। और मोदी जी जब 1996 में दिल्ली आए थे, यहाँ सेक्रेटरी बने थे, तब से उनको जानता हूँ, क्योंकि बहुत उस समय का बहुत डिफरेंट इंटरेक्शन होता था, बहुत क्लोज इंटरेक्शन होता था, हर चीज़ों की बात होती थी, क्योंकि बीजेपी अपोजिशन में थी और सत्ता पक्ष में आने का प्रयास कर रही थी। तो वैसे समय में पार्टी को जानना बहुत आसान होता है। जब पार्टी सत्ता में आ जाती है तो एक नेचुरल डिस्टेंस होता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा मूवमेंट इस देश में हुआ, अन्ना मूवमेंट, जो मूवमेंट करप्शन के खिलाफ था। मैं भी उस मूवमेंट का पार्ट था, पत्रकारिता छोड़ा मूवमेंट में एक्टिविस्ट बना। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जो मिडिल क्लास सोल्यूशन चाहता है, इस देश को सोल्यूशन कौन दे, वो व्यक्ति कौन हो सकता है। अन्ना मूवमेंट के एक्टिविज़म के बाद मैं वापस पत्रकारिता में गया, एक चैनल है न्यूज़ एक्स, जहाँ मैं न्यूज़ एडिटर बना। उसके बाद मैं देखता था कि सोल्यूशन अगर आप देखें पूरे देश में, तो वो गुजरात से आ रहा था, जिसकी बात मावलकर साहब ने की। एक गवर्नेंस मॉडल डेवलप हो रहा था और बाकी लोग जो बोल रहे थे वो सिर्फ हवा में बात कर रहे थे, उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। जितने भी दिल्ली के सेमिनार में आप चले जाइए, आज भी प्रॉब्लम की बात तो सब करते हैं, भारत में ये प्रॉब्लम है, ये गरीबी है, लेकिन सोल्यूशन क्या हो, उसमें सोल्यूशन नहीं था। फिर उस जर्नलिज्म में वापस आने के बाद मैं उस एक्टिविटी का, जो इंटेंस एक्टिविटी होता है जर्नलिस्ट, आप देखते हैं कि यहाँ से न्यूज़ आ रहा है, यहाँ से न्यूज़ आ रहा है, आप किसको दे रहे हैं। उससे मुझे लगा कि कंट्री नरेंद्र मोदी के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि यही व्यक्ति है जो देश को सोल्यूशन दे सकता है। और गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो डेवलप किया है, इसको स्टडी करके लोगों तक लाने की आवश्यकता है। उसके बाद मैंने एक टीम बनाया जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, मैं खुद था, 4-5 लोग इट इज़ जर्नलिस्ट थे। और उसके हम लोगों ने पूरा जितने भी किताब, मावलकर साहब की किताब, बाकी सारे किताब 15-20 किताब जो थे लिखे गए थे, उसको हम लोगों ने स्टडी किया, उसमें गैप देखा कहाँ है। और उसके बाद हमने लाखों जो वेबसाइट्स हैं, जो न्यूज़ हैं, उसमें गए। उसके बाद हमने एक मॉडल बनाया, किताब का मॉडल क्या होना चाहिए। उसके बाद हमारी टीम गई गुजरात, मोदी जी को बिना बताए सूरत उतरे, वहाँ से गाड़ी लिए, गाड़ी हमारे साथ 1.5 महीने रही, पूरे गुजरात में हमने ट्रैवल किया। फिर हमने देखा कि जो भी ये उठाई है, अगर आप एक दूध वाले की बात करते हैं तो वो दूध वाला एक गाय से शुरू करता है और 2-3 साल के बाद एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बन जाता है। हमारी टीम को तो यही लगा कि अगर सेटल करने का कोई जगह है तो गुजरात है, कि आप अपने मेहनत से आप कुछ कर सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। वहाँ से ये वर्ड इमर्ज हुआ गेम चेंजर। जिस चीज़ को उठाइए, अगर आप इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ का किसान को मोदी जी ने कैसे परसुएट किया कि तुम टैरिफ दो। नॉर्मली दूसरे जगह क्या होता है कि किसान को फ्री में दो, वो बोलनी फ्री में चाहिए तो हम तुमको 2 घंटा बिजली देंगे, 24 घंटा बिजली चाहिए तो तुमको पैसा देना पड़ेगा और तुम्हारी अर्निंग क्या होगी देखो। तो वहाँ का एक गुजराती नेचर भी उनको तुरंत समझ में आता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, तो उन्होंने ग्रिड को सेपरेट किया। उसके बाद जो जिस तरह से गवर्नेंस मॉडल डेवलप किया देश को, मुझे लगा कि एज जर्नलिस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन कम्युनिकेट बिकॉज एज ए रिपोर्टर दिस इज व्हाट आई हैव लर्न। तो हमने कम्युनिकेट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी पूरा स्टडी करके किताब लिखा, नरेंद्र मोदी द गेम चेंजर, विच वाज ए हिट। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में लिखा। उसके बाद जब ये बन गए प्रधानमंत्री तो
बहुत लोगों ने प्रश्न किया 5 साल के बाद जब दूसरे बार जा रहे तुमने किताब नहीं लिखा। हम बोले 5 साल के बाद क्या लिखें, अभी तो वो सीड्स डाले हैं, इट विल टेक टाइम, गड्ढों को भरे हैं, निर्माण में थोड़ा वक्त लगेगा, जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है मेरे लिए लिखना सही नहीं होगा। तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं रिवाइज़ करूं, लेकिन जब 10 साल होने को आए तो भी वही प्रश्न उठे कि आपने गेम चेंजर बोला था, इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं तो उसका तो एक आपको लिखना चाहिए। मेरे पब्लिशर ने बोला ठीक है मैं करता हूँ, और उसके बाद ये किताब आई ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्योंकि देखिए जो भी मैं लिखूँगा, चाहे शांतनु जी भी जो लिखे हैं, वो आप नया क्या लिखेंगे, रोज़ हमारी पार्टी और मोदी जी खुद भी बोलते हैं, सारे लोग बोलते हैं कि हमने क्या क्या विकास के कार्य किए। तो इसको एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में देख के कि कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ पूरा कंट्री नरेंद्र मोदी जी के एफर्ट्स के कारण, वो छोटे छोटे डिसीजंस जिसका इम्पैक्ट नहीं पता लगता है लेकिन वो ओवरऑल स्कीम में फिट होता है, उसको हमने एनालाइज करने का प्रयास किया। तो हमने देखा कि गेम चेंजर इन एक्शन जब वो एक्ट कर रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर, दूसरी किताब मेरी उसके बाद आई। लेकिन अक्सर सुदेश जी एक बात कही जाती है जो ऑपोजिशन भी टाइम एंड अगेन इस चीज़ को अंडरलाइन करता है कि ये किताबें ऐसी जो पीएम मोदी के गवर्नेंस पर, पीएम मोदी के मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे, गुजरात पे, या उनका एज अ ट्रांसफॉर्मर गेम चेंजर ऑफ इंडिया, ये एक तरह से वन साइडेड बायस्ड स्टोरीज होती हैं। बायस्ड क्यों, ये तो फैक्ट बेस्ड स्टोरी है ना। हमने कोई ओपिनियन ऐसा नहीं दिया जो फैक्ट्स पर नहीं बेस्ड है। अगर मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया है तो वो तो दिखता है लोगों को एक ना। ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती हैं ये तो दूसरी किताबें। नैरेटिव क्या है, दूसरी नैरेटिव तो ये है कि आप गरीब को गरीब रहने दो। अगर गरीब आज एम्पावर हुआ है, और जैसे देखिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि 80 करोड़ लोगों को हम लोग बने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है वो फ्री में राशन कमिट कर चुकी है अगले 5 साल तक भी। अब ये बताइए आप कि इससे क्या हो, इससे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ही तो उनका हो रहा है। जो व्यक्ति अपने बच्चे को लेबर के लिए भेजता था कि जाओ, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था, आज उसके पास खाना है, उसके पास आयुष्मान भारत के तहत एक मेडिकल इंश्योरेंस है और जन औषधि केंद्र है जहाँ से वो सस्ती दवा ले सकता है, उसको एक घर मिला हुआ है। तो इसके बाद ही तो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ोतरी के लिए सोचेगा, नहीं तो डिप्रेस होकर घर में बैठ जाएगा कि भगवान कुछ नहीं होने वाला हमारा। तो मोदी जी ने उसको सब कुछ दिया है, अब उसे इंटीग्रेट होना है नेशनल इकोनॉमी में और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बनना है, तभी ना वो करेगा, तभी बच्चों को स्कूल भेजेगा। स्कूल फ्री है तो ये सब तभी हो पाएगा जब बेसिक चीज़ उसको मिल जाए। और ये मोदी जी ने किया, ये पहली सरकार ने क्यों नहीं किया। राजीव गांधी जी ने बोला था ना कि 85 पैसा जो है वो करप्शन में चला जाता है, तो 85 पैसा की जगह 100 पैसा अगर हम भेज दे रहे हैं किसी के अकाउंट में, करप्शन नहीं हो रहा है, तो उसका तो एम्पावरमेंट हो रहा है ना। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए किसने रोका था पिछले सरकारों को, क्यों नहीं उन्होंने किया। उन्होंने डिजिटल इंडिया शुरू किया था, चलिए हम UID बनाया, आधार बनाया, आधार को यूज़ कहाँ करना है ये पता ही नहीं था। जो जैम की हम बात करते हैं कि जनधन योजना, आधार और मोबाइल टेक्नोलॉजी पहले भी सोच सकते थे ना, लेकिन ये नहीं पता था यूज़ कैसे करना है। मोदी जी ने उसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया, ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप किया, अकाउंटेबल गवर्नेंस बनाया। तो जो व्यक्ति कर रहा है उसका क्रेडिट तो आपको देना पड़ेगा, इसमें आप कहाँ से क्रिटिसाइज़ करेंगे बताइए। अशोक जी, आपने अपनी किताब लिखी है और बड़ा इंटरेस्टिंग है जो सेकंड किताब की, मैं दूसरी किताब की बात कर रही हूँ, मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। पहली बात है कि ये खान मार्केट गैंग आप अपनी किताब में किसे कह रहे हैं, क्यों आपने, पहली बात है टॉपिक क्यों चूज़ किया कि मैं इस किताब का नाम ये रखूँगा। और इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पीएम मोदी ने भी अपने ट्वीट में भी इसका खान मार्केट गैंग का जिक्र किया है। तो अगर हम डिकोड करना चाहें इस खान मार्केट गैंग को। देखिए स्मृति जी, पहली बात तो ये कि खान मार्केट गैंग जो है वो 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंटरव्यू के दौरान एक शब्दावली का प्रयोग किया। इसके पहले अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते थे न्यूज़ ट्रेडर्स शब्द का इस्तेमाल करते थे, लुटियंस मीडिया का इस्तेमाल करते थे। दरअसल तो 2019 में उन्होंने खान मार्केट गैंग, ये खान मार्केट गैंग क्या है, दरअसल ये खान मार्केट गैंग को आप डिकोड करेंगे तो ये शब्द आया, अरुण जेटली जी कुछ सांसदों का एक गुट था जो रईस सांसद, जो जिनको विरासत में सत्ता मिली, जो ज़मीन से जुड़े उस तरह से नहीं होते तो संसद में कैंटीन होती थी, लोग कैंटीन में खाना खाने जाते थे लंच टाइम में, जो सांसद लोग होते थे। लेकिन ये जो इलीट क्लास के सांसद थे ये लंच के लिए संसद की कैंटीन में नहीं जाते थे क्योंकि उनको थोड़ा सा लगता था कि ये डाउनग्रेड है, तो वो खान मार्केट के महंगे रेस्टोरेंट में जाते थे, तो मजाक में उनको खान मार्केट गैंग कहना शुरू किया था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इसको पॉलिटिकल सेंस में देखा कि एक ऐसा वर्ग जो नहीं चाहता कि एक चाय वाला, एक गरीब व्यक्ति
एक गुजरात से आए व्यक्ति जो है दिल्ली में आके अपनी जगह बनाए, तो वो नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज़ करना हमेशा अनावश्यक रूप से क्रिटिसाइज़ करना, तो उन्होंने उसको लेकर कहा। उसी समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी की ताकत उनकी छवि है और मैं उनकी छवि खराब कर दूंगा। यही बात जो है जॉर्ज सोरस कह रहा था कि नरेंद्र मोदी की छवि खराब करने की ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री ने उस कंटेक्स्ट में कहा था कि मेरी छवि जो है वो लुटियंस, ये खान मार्केट गैंग ने नहीं बनाई, वो 45 साल की तपस्या से बनी है, वो ख़राब नहीं कर सकती। तो ये वहाँ से जो है शब्द आया। और मेरी किताब के बाद बड़ा मुझे अच्छा भी लगा, ये किताब की सफलता भी मैं कह सकता हूँ। मेरी किताब के बाद ये शब्द जो है लगातार चुनाव में उठा, प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभाओं में उठाया, इंटरव्यू में उठाया, विदेश मंत्री जी ने कहा, और विदेश मंत्री जी ने जो कहा उसको ही मैंने अपनी किताब में कहा है। मैं ये मानता हूँ कि आज खान मार्केट गैंग दिल्ली का खान मार्केट गैंग नहीं है। ये खान मार्केट गैंग दिल्ली से लेकर, नई दिल्ली से लेकर न्यूयॉर्क तक है। अगर न्यूयॉर्क में वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स भारत के खिलाफ एक फेक नैरेटिव खड़ा कर रहा है, तो मैं मानता हूँ वो भी खान मार्केट गैंग का हिस्सा है। ये खान मार्केट गैंग वो है जो दरअसल भारत को मजबूत देश के रूप में नहीं देख सकता। ये खान मार्केट गैंग वो है जो भारत के प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ लगातार फेक नैरेटिव बनाता है। तो ये सवाल हुआ। दूसरी चीज़ जो मैंने इसको लिखा क्यों, देखिए मैं एक पत्रकार हूँ, 30 साल 3 दशक से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। हमने बहुत बार हर तरह की चीज़ें देखी हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से, 10 सालों से हम लगातार 2 शब्द बार बार सुनते हैं, डेमोक्रेसी, ठीक है, अघोषित आपातकाल। ये सारे हम शब्द पिछले कुछ सालों से बहुत सुनने लगे। डेमोक्रेसी क्या इस देश में नहीं है कि अभी दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव हुआ, इतने लोगों ने वोट डाला, और राहुल गांधी जी विदेश में जाके कहते हैं भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, यूरोप और अमेरिका को भारत में आके दखल देना चाहिए। तो ये क्या है? ये फेक नैरेटिव है। तो ये फेक नैरेटिव जो है, ये फेक नैरेटिव है कि भारत में अघोषित आपातकाल है। मैंने आपातकाल देखा है, 1975 में जब आपातकाल लगा था, मेरे पिताजी का नाम मीसा का वारंट था। इस देश में उस वक्त क्या सिचुएशन थी हम सबको पता है। तो वो आपातकाल था। आज जो है, और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, इसमें वकील हैं, इसमें बुद्धिजीवी हैं, इसमें लेखक हैं, इसमें जो हैं पत्रकार हैं। अब कोई पत्रकार आज ये कहता है, जो 30 साल से पत्रकारिता कर रहा हो, जिसको पता है कि इस देश में जर्नलिज्म कैसे होती है, प्रधानमंत्री कार्यालय कैसे ऑपरेट करता है। इस देश में हमने ये भी देखा कि देश के पत्रकार जो हैं वो बाकायदा प्रधानमंत्री कार्यालय में फ़ोन करके तय करते थे कि मंत्री कौन होगा और जो है कौन, किसको क्या विभाग दिया जाएगा। तो ये सारे लोग जो हैं एक नैरेटिव बना रहे थे कि 2014 के बाद भारत में पत्रकारिता नहीं रही, भारत में अघोषित आपातकाल आ गया। तो एज ए जर्नलिस्ट हमको क्या लगता है, हमको लगता है झूठ क्यों बोल रहे हैं, बार बार झूठ बोल रहे हैं। तो किसी को तो इस झूठ के खिलाफ जो है खड़ा होना चाहिए, किसी को तो इनके झूठ को एक्सपोज करना चाहिए। अब सीए को लेकर इतना बड़ा झूठ बोला गया, कैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। कहा गया कि अगर सीए लागू हो गया तो भारत में मुस्लिम नहीं रह पाएंगे, भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भारत में एक व्यक्ति ने जो है बाकायदा अल जजीरा में ये लिखा था कि अगर सीए लागू हो गया तो भारत के मुसलमान टोपी नहीं पहन पाएंगे, औरतें बुर्का नहीं पहन पाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा था कि सीए कुछ भी हो जाए मैं बंगाल में लागू नहीं होने दूंगी। ये सब झूठ बोल रहे थे। आज सीए लागू हुआ, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ, भारत में किसी मुस्लिम को डिटेंशन सेंटर में नहीं भेजा गया, और अब तो जो है पश्चिम बंगाल के लोगों को भी सीए के तहत नागरिकता दे दी गई है। तो आप जो है, एक जर्नलिस्ट का काम है सच को सामने लाना। तो मैंने यही कोशिश की है। 700 किसान मारे गए, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। मनमोहन सिंह ने भी इस झूठ को आगे बढ़ाया पिछले दिनों। उन्होंने कहा जी 700 किसान मारे गए। मैंने एक एक किसान का इसमें जो है आंदोलनकारियों के लिस्ट से उठाया है कि 700 किसान मारे गए। ये कितना बड़ा फेक न्यूज़ है, कितनी बड़ी फेक थ्योरी है। तो मुझे लगता है कि इनको चैलेंज करने की ज़रूरत थी, देश के सामने सच लाने की ज़रूरत थी, और इसीलिए मैंने लिखा मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। आपको इस किताब का रिव्यू तो एक तरह से प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सोशल मीडिया में पोस्ट किया है वो तो मिल गया, लेकिन आपको दूसरी तरफ से इस किताब को लेकर क्या रिव्यू मिला है? दूसरी तरफ से लोग कहते हैं मैं भक्त हूँ, लोग कहते हैं कि मुझे पैसा, लोग ये भी कहते हैं, इंटरेस्टिंग बात, लोग कहते हैं इसको पैसा मिला है बीजेपी से किताब लिखने के लिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भाई मैं अपने अकाउंट्स बुक जो हैं सार्वजनिक रूप से, मेरे पास संपत्ति क्या है, मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास कितने फ्लैट है, क्या गाड़ी है, मैं सार्वजनिक रूप से जो है उसका खुलासा करने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त होती है, मैं बार बार कहता हूँ, स्मृति जी आप भी जर्नलिज्म में, इस देश में पत्रकारिता में एक ऐसी ब्रीड रही है जिन्होंने पत्रकारिता के नाम पर दलाली किया, बहुत पैसा, मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत पैसा कमाया क्योंकि वो पत्रकारिता कम करते थे, दूसरे काम ज़्यादा करते थे।
तो सवाल ये है, मैं तो कई बार कहता हूँ जब इस तरह की बात उठती है, लोग कहते हैं हम भक्त हैं, हमें जो है बीजेपी पैसा देती है, नरेंद्र मोदी हमें पैसा देते हैं। मैं कहता हूँ कि देश के तमाम पत्रकारों को सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए। अशोक श्रीवास्तव अकेला नहीं, सभी करेंगे अपनी संपत्ति की घोषणा। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB हमको एक कार्ड देता है जिसके तहत हमारी मान्यता होती है। मेरा मानना है कि हर साल जो INB मिनिस्ट्री जब हमारी मान्यता जब रिन्यू होनी हो तो हमसे हमारी संपत्ति का ब्यौरा मांगे कि हमारी आय ये है, हमारा व्यय ये है, हमारे इतनी संपत्ति है, और किसी भी देश के नागरिक को RTI लगाकर उस पत्रकार की संपत्ति हासिल करने का अधिकार होना चाहिए। हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं तो हम दूसरों से ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हैं। हम क्यों नहीं ट्रांसपेरेंट होना चाहते? हम भी ट्रांसपेरेंट हो जाए, पता चल जाएगा किसको किसने कितना पैसा दिया। तो इस तरह से लोग आरोप लगाते हैं, लेकिन आरोप ही लगाते हैं। आरोपों से डर गए तो फिर मुझे लगता है कि ये लड़ाई अधूरी रह जाएगी। आरोपों से डरना नहीं चाहिए। शांतनु जी, आपने जो किताब लिखी है, ग्राफिकली एक नॉवल क्रिएट किया है। इससे पहले भी आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पे भी जो किताब लिखी थी वो भी ग्राफिकली उस किताब को जनरेट किया था। सबसे पहली बात है कि एक तो ये नया वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है, अपने आप में एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस तरह से जो आपकी किताब का जो नाम है वो भी बहुत जुदा है, 101 रीजंस व्हाई आई विल वोट फॉर मोदी। लेकिन इस किताब के ज़रिए ग्राफिकली सिंप्लीफाई करके आपका जो टारगेट रीडर्स हैं वो कौन है? देखिए, मैं यहाँ जितने लेखक बैठे हैं उसमें शशि जी की किताब को छोड़ के बाकी सबके विमोचन में भी जा चुका हूँ। मैंने महोकर जी का विमोचन अटेंड करा, मैंने गेम चेंजर का करा, मुझे याद है जेटली जी थे उस कार्यक्रम में। मैंने अभी आपका हाल ही में जो किताब है उसका विमोचन करा। मुझे किताबों के विमोचन में जाने वाला आनंद आता है, क्योंकि इतनी मोटी किताब आप 2 घंटे में पढ़ लेते हैं वहाँ बैठे बैठे, जब लेखक खुद रहता है। तो जब मैंने ये किताबें देखी कि नरेंद्र मोदी पे क्या क्या किताबें लिखी गई हैं, और उसके पहले ही मैं सोचता था कि इस चुनाव में 97 करोड़ वोट रजिस्टर्ड है 2024 के, और जिसने वोट डाला उसने डाला, उसमें 2 करोड़ वोटर नया वोटर है जो 18-19 साल का है। ये 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री मिले तो ये 4थी क्लास में रहा होगा, मतलब ये 8 या 9 साल का रहा होगा। तो शायद वो शशि जी की, उदय जी की और किताब ना पढ़ पाए, ना देख पाए, ना समझ पाए। उसका जीवन कार्टून से, कॉमिक से गुजरा है पिछले 10 साल से। तो क्या मैं उस भाषा को कंडेंस करके थोड़ा थोड़ा सामान सबके यहाँ से चुरा के मैं एक ग्राफिकल नॉवल में कन्वर्ट कर सकता हूँ? और पिछले साल में एक ऑक्सफोर्ड में एक फेलोशिप में था और वहाँ पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के साथ अटैच था, एंड देयर आई रियलाइज्ड कि पॉलिटिकल कॉमेंट्री में ग्राफिक नॉवल्स का काफ़ी यूसेज है। मतलब कार्ल मार्क्स पे कॉमिक है, बड़ी फेमस कॉमिक है, चे गुवेरा पे कॉमिक है, 9/11 के पे कॉमिक है, पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट पे कॉमिक है। आपने ध्यान दिया हो सारे लेफ्टिस्ट टाइप के टॉपिक हैं। तो मैंने कहा भाई मीडियम उनका चुराओ, टॉपिक अपना पकड़ो और करो। तो जो आपने ठीक कहा, ये इस तरह की दिखती है मेरी किताब। तो आपको देखेगा कि चाचा चौधरी पढ़ रहे हैं क्या? हम चाचा चौधरी नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी को। क्योंकि भारत का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो बहुत बड़ा है। जैसे सर ने भी मन की बात करी, मैं जब मन की बात का डेटा देखा, मैंने रिवाइव करा कि 10 सेकंड का जो ऐड होता था शायद उसकी कॉस्ट 1,500-2,000 रुपये होती थी, अब वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पहुंची अलग एपिसोड में। कैन यू इमेजिन? मतलब इससे बड़ी ब्रांड, अगर ब्रांड वैल्यू आप नरेंद्र मोदी की चेक करें, जो कोई ब्रांड इकोनॉमिस्ट करे चेक, तो वो कितनी बड़ी ब्रांड है। मतलब फिर स्टार्टअप इंडिया, मुझे ऑन रिकॉर्ड यूनिकॉर्न फाउंडर्स ने बताया है कि जब वो विदेश में जाते हैं तो वीसी से बात करना और वीसी से पैसे उठाना कितना आसान होगा, क्योंकि वो कहता है वो नरेंद्र मोदी का भारत है। तो एक ने मजाक में भी कहा, मैं नाम नहीं लूँगा, कि भाई हर बड़े एंटरप्रेन्योर को आधा 1% यूनिकॉर्न का नरेंद्र मोदी को देना चाहिए, क्योंकि वो तो फ्री ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये जो हुआ है पिछले 10 साल में, जो हम लोगों ने सब में गाँव में जाके देखा, जैसा अभी ये चुनाव हुआ, मैंने कम से कम मैं कई गाँव में गया और मेरा एक काम होता था, मैं नल खोल के ज़रूर देखता। जो हर घर का नल ना बड़ा अनयूजमिंग सा नल होता है, वो बाहर ऐसे एक टोटी सी लगी होती है, बड़े किसी फैंसी बात आपको लगा इससे इस नल से कैसे वोट पड़ जाएगा। जब वो नल वो महिला खोलती थी ना वहाँ पे, उसे लगता था जादू जैसा है। आपको लगा इतना क्यों, इसमें इतना क्या है, ये नाटक है। वो लगता है वो नल में जब पानी आता है, मुझे लगता है मेरे सिर से किसी ने 20 लीटर का पानी उठा लिया। वो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। मैं भी एक छोटे मिडिल क्लास घर में पैदा हुआ, लेकिन मेरे घर में गैस और नल तो आती थी। जब वो गैस जलाती थी तो वो लगता था वो जादू, ठक ठक, उसे लगता था ये क्या है, क्योंकि उसका तो एक काम था 2 घंटे पूरा इसकी व्यवस्था करना, 2-3 घंटे पानी की व्यवस्था करना, फिर लाइट नहीं आती थी। हमारे उत्तर प्रदेश में 10 घंटे लाइट आ जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। अब 22.5 घंटे एवरेज लाइट आती है, टाउन्स में 22 घंटे, गाँव तहसील में टाउन्स में 24 घंटे, गाँव तहसील में 22 घंटे लाइट आती है। तो ये जो परिवर्तन हुआ इसे कहानियों के माध्यम से निकला। और हर केस, जैसे 101 केस है, हर केस के बाद मैंने कविता भी लिखी है जो ह्यूमन स्टोरी को दिखाती है कि पहले क्या था मेरा जीवन और अब क्या था जीवन।
उसमें चंद्रयान की कहानी भी है, उसमें टॉयलेट और हर घर की कहानी भी है, उसमें मन की बात की कहानी भी है। उसमें जयशंकर जब बिल्कुल ठोक के कहते हैं विदेश में जाके कि भाई आपके हिसाब से पूरा विश्व नहीं चलेगा। व्हेन ही सेड कि यूरोप शुड कम आउट ऑफ दिस आइडिया कि यूरोप की प्रॉब्लम दुनिया की प्रॉब्लम है, दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। इसको कैसे मैं आसान शब्दों से जो 18-19 साल का नया वोटर उसके पास तक पहुंचा पाऊँ। बस एक चीज़ मज़े की हुई, जब मैं इसे गया, मैंने इसके करीब 120 विमोचन करे इसके, जिसमें मैं 30-40 में मैं खुद नहीं रह पाया, मैंने ऑनलाइन करे क्योंकि इतनी जगह 50 दिन में होना मुश्किल था। जो बड़े लोग थे, व्यस्त लोग थे, उन्होंने कहा ये हमारे लिए बहुत अच्छा है, बल्कि भाजपा के स्पोक्समैन ने इसको यूज़ करा बहुत जगह। तो मुझे अच्छी लगा कि जिस चीज़ को मैंने केवल एक नए वोटर को टारगेट करने के लिए लिखा था, ये एक बड़ी जमात के काम आया। आपने इस शो पे जो कपड़े पहने हैं शांतनु जी, सबसे पहले उस पर आऊँगी कि एक कलर आपने विचारधारा का प्रयोग किया अभी जब आपने बोला कि हम उनका आइडिया और विचारधारा अपनी पूरी तरह से आपने, अगर हम एक आम आदमी डिकोड करेगा तो आपने पूरी तरीके से, और जो किताब आपने लिखी है पूरी तरीके से आपने अपने आप को बीजेपी से अलाइन कर रखा है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप एक जो बीजेपी के आप एज अ अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन या अनऑफिशियल प्रोपगेटर ऑफ द आइडिया, इस तरीके से अगर आपको कलर किया जाता है। देखिए ये बॉक्सिंग जो है ये हुई है पिछले 10 साल में कि अगर आप ऑरेंज कलर, भगवा कलर, नारंगी कलर पहनेंगे तो आप भगवा संघी कहलाएंगे। और ये भी बड़ी एक नैरो बॉक्सिंग है। और मेरा एक जिसमें जो मेरी किताब है इसमें 101 थीम्स हैं और 10 चैप्टर्स में बटे हैं। तो एक जो इसकी थीम है वो है कल्चरल रेनेसांस ऑफ भारत। वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए बॉक्सिंग भी हो रही है कि भाई आपने अगर भगवा पहन लिया तो आप बीजेपी के हो गए, एक तरह की विचारधारा के हो गए। देखिए पहले कोई भी प्रधानमंत्री जब विदेश जाता था उसका स्टैंडर्ड गिफ्ट हुआ करता था ताजमहल। भारत के टूरिज्म के कोई ब्रोशर देख लीजिए उसमें ताजमहल ही बना होता था। भारत का टूरिज्म, उत्तर प्रदेश का टूरिज्म ताजमहल से शुरू होता था, ताजमहल से खत्म होता था। कोई प्रधानमंत्री आता था उसकी कोई बाहर से राजनयिक आता था या तो हैदराबाद हाउस में या किसी बड़े 5 स्टार होटल में मीटिंग हुआ करती थी। अब क्या होता है, किसी को तो साबरमती ले जाते हैं, किसी को वो गंगा घाट पर ले जाके बनारस में आरती कराते हैं, किसी को साउथ के मंदिर में ले जाते हैं, खुद मुंड पहन के रहते हैं। तो दिखाते हैं भारत केवल दिल्ली का 5 स्टार होटल नहीं है। तो ये जो भारत की संस्कृति है इसका रिप्रेजेंटेशन है। वो केवल एक पार्टी से जोड़ लेना ठीक है, उस पार्टी को फायदा होगा तो ठीक है, लेकिन वो भारत का रिप्रेजेंटेशन। इस नैरो बॉक्सिंग को भी मैंने अपनी किताब में एड्रेस करना कहा है। और जब मैं विदेश में रहा तो देखिए मैंने विदेश में कहा, मैं जब ऑक्सफोर्ड में रहा तो बल्कि ऐसा हुआ कि मुझे एक बार तो डिसिप्लिनरी कमेटी में बिठा दिया, शायद मैंने ज़्यादा कुछ विरोध कर दिया। और वो भी इस तरह से जीते हैं। वहाँ पे 10 दिन की क्रिसमस की छुट्टी क्यों होती है? क्या वो मेजॉरिटी बिहेवियर नहीं है? वहाँ पे 5 दिन की ईस्टर की छुट्टी क्यों होती है? वो मेजॉरिटी बिहेवियर नहीं है क्या? वहाँ तो दिवाली की तो नहीं छुट्टी होती है ऑक्सफोर्ड में 10 दिन की। वहाँ पर जिस कमरे में बैठा था उसमें क्रॉस लगा था, जिस कमरे में मेरी क्लास होती थी उसमें क्रॉस लगा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल चर्च होता है। चर्च ऑफ इंग्लैंड के जो मालिक हैं वो अब पहले रानी थी, अब राजा होती हैं। वहाँ पे 22 जो सांसद हैं उनका पोजीशन रिजर्व्ड है वहाँ की राज्यसभा, जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं चर्च ऑफ इंग्लैंड से। तो वो सब करेंगे। अगर हम अपना रंग पहन लेंगे तुम भगवा हो गए, तुम संगी हो गए। तो आई थिंक इस बॉक्सिंग को मैंने एड्रेस करने की कोशिश करी कि भाई मैं अपने अगर मुझे टीका लगाना तो मैं लगाऊंगा। और प्रधानमंत्री उसको रिप्रेजेंट भी करते हैं। जो अभी चल भी रहा है, वो मेडिटेशन करने जा रहा है व्यक्ति, उससे भी दिक्कत है भाई, मतलब वो मेडिटेशन भी ना करे। तो इस बॉक्सिंग को मैंने एड्रेस करा है कि भारतीय सभ्यता में जीना भी नरेंद्र मोदी ने सिखाया है मुझे। और जब हम अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा के लिए गए तो वो सबसे आनंद तब आया जब हम एयरप्लेन में घुसने लगे और एयर होस्टेस ने कहा जय श्री राम। मेरे ख्याल से जय श्री राम को एक वॉर क्राई बना दिया गया था, जो हमारे गाँव में तो राम राम, जय श्री कृष्णा कॉमन है। तो हम एक नॉर्मल भारतीय सांस्कृतिक सनातनी लाइफ जी पाएँ बिना किसी की अपॉलॉजी लेके, अरे ये तो देख लेगा, ये मुझे क्या कहेगा, उसको ही मैंने किताब में एड्रेस करने की कोशिश करी। आपको लगता है ऑफ लेट इस तरह का जो टैबू हुआ करता था वो कम हुआ है? कम नहीं, वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। वो खत्म हो गया, बल्कि अब तो वो इस लेवल पे आ गया है कि कॉर्पोरेट कंपनियां, मतलब जो टेक कंपनीज हैं उनमें भी ड्रेस कोड, जैसे कुर्ता पजामा आपने कुछ 4-5 साल पहले किसी क्लबों में अलाउड हो गया। पहले कहते नहीं आप पैंट सूट टाई ऐसे जूते पहन के आएंगे, अब वो कुर्ता पजामा अलाउ हो गया। अब तो कॉर्पोरेट कंपनी में अलाउ हो गया। अभी कहाँ हम गर्मी वाले इतने गर्म देश में हम विदेशों में कपड़े लेके बैठे। तो जो कपड़े हमारे कपड़े कॉस्ट्यूम बन चुके थे, जो केवल शादी ब्याह त्योहारों में पहने जाने थे, अब वो सड़क में पहने जाने और इस तरह की ब्रांड्स बढ़ रही हैं, वो पैसे भी खूब कमा रही हैं। खादी का जो सीपी वाला स्टोर है उसकी करोड़ों में सेल है इस समय। उदय जी, आपने क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात करी कि मैंने अपनी किताब में क्रिटिकली इवैल्यूएट भी किया है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस को। क्या क्रिटिकल इवैल्यूएशन, मैं आपकी ये जो किताब आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ 2017 में आई थी ये किताब, मार्चिंग विद द बिलियंस। क्रिटिकली अगर आप इवैल्यूएट करते हैं अभी तक का, तो आपको ये जर्नी में क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं
जो आपको लगता है कि उन पर देखिए, काम किया जाना मोटे तौर चाहिए पे था? बड़ा कुछ भी नहीं क्रिटिसाइज करने के लिए, अगर आप ढूंढना चाहो ढूंढ सकते हो, लेकिन मोटे तौर पे 10 साल के बाद में जो देखता हूँ मैं, ये किताबें लास्ट किताब 6 साल पहले की है, उसके पहले वाली 10 साल पहले की है, समझा? तो मोटे तौर पे एक बड़ा क्रिटिकल इवैल्यूएशन करने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, हर एक सेक्टर के अंदर प्रगति है, मतलब कोई भी सेक्टर आप उठा लो, आप एविएशन उठा लो, अगर आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो आप दंग रह जाओगे कि इतनी छोटी छोटी जगह पे दिल्ली से फ्लाइट जा रही है। आप फॉरेन पॉलिसी की बात करो, आप डिफेंस की बात करो, मेक इन इंडिया की बात करो, डिफेंस के अंदर आज करीब 60-70% प्रोडक्शन भारत में हो रहा है डिफेंस इक्विपमेंट का, जबकि पहले जो था वो डिफेंस इक्विपमेंट ये था कि इसमें कैसे पैसे बनाए जाए, इस टाइप का एक हमेशा एक एलोकेशन रहा और काफ़ी हद तक सही रहा, समझा? लेकिन आपको एक जो मेन चीज़ आपको जो देखनी है मेरी किताबों के द्वारा, तो वो एक प्राइड और गर्व जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में, उसके इर्द गिर्द इनका राज्य शासन है मोदी जी का। मतलब ये ऐसा मानते हैं कि भारत के हर एक नागरिक के अंदर, भले वो रेडी वाला हो, चाय वाला हो, उसके अंदर कोई ना कोई शक्ति पड़ी हुई है, ठीक है? उसके अंदर दो टाइप की उसमें गर्व की भावना है, एक तो देश के लिए जो हर एक व्यक्ति में होती है, और दूसरी खुद के लिए है। जैसे रेडी वाला है, पकौड़ा बेच रहा है, वो बोलेगा कि बड़े बाजू वाले जो पकौड़े की रेडी वाला है उससे ज़्यादा लोग मेरे आते हैं, वो बड़े बड़े लोग मेरे आते हैं। ये एक पर्सनल गर्व की बात है। ये दोनों गर्व की भावनाओं को कैसे आदमी में से बाहर निकालना और उसको देश की विकास यात्रा के साथ जोड़ देना, ये इनका मेन जो पूरा जो मॉडल है गवर्नेंस का, उसका मेन जो फोकस है वो ये है। जैसे गुजरात के अंदर इन्होंने एक प्रथा शुरू की थी जो राष्ट्रीय लेवल पे करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये हर एक रिपब्लिक डे और हर एक इंडिपेंडेंस डे नए हेडक्वार्टर में करते थे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में। मतलब ये आए जब तब हमेशा गांधीनगर में ही होता था, उसके पहले अहमदाबाद कैपिटल था गांधीनगर के पहले, ठीक है? तो इन्होंने स्टार्ट किया कि हर साल रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे ये नए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होगा। उसका नतीजा क्या होता था, उसका परिणाम क्या होता था? उस जगह पे वहाँ पे तैयारियाँ होती थी, बिल्कुल जैसे कि पालनपुर में एक बार हुआ, बनासकांठा का जो हेडक्वार्टर है, तो मैं गया वहाँ पे, बिल्कुल पूरा चकाचक हो गया था। नागरिक से लेके अधिकारी सब उसमें लगे हुए हैं कि हमारे यहाँ इस बार इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होने वाला है, समझे ना? तो अच्छा, वहाँ पे वो जो ईडीएम यूज़ करते हैं प्रधानमंत्री, वो बड़ी यूनिक ईडीएम है। वो आदमी को, एक नागरिक को रिस्पॉन्सिबल बनाती है। वो मैसेज ये देती है कि अगर कचरा आपके बगल में, आपके घर के बाहर है, तो भी आप इसको साफ करो। आप समझे कि नहीं? तो देखिए, क्रिटिसाइज़ करने के लिए कितना भी कर सकते हैं अपन। और जो मेरी पहली किताब थी उसके अंदर तो हर एक चैप्टर के बाद में एक मैंने वो रखा था एक पेज का कि भाई ये जो टॉपिक है इसमें क्या क्या कमियां रही, समझे ना? तो लेकिन मोटे तौर पे आप देखा जाए तो देखिए, 60 साल तक देश में मैं कुशासन नहीं कहूँगा, लेकिन भारत अपनी पूरी एबिलिटी को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाया। जो भारत का पोटेंशियल था उसको हम एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए। देखिए, गांधी जी की हत्या जो है वो देश के लिए बहुत ही उसका परिणाम बड़ा ख़राब हुआ, क्योंकि गांधी जी की हत्या का लाभ उठा के लोगों ने प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू पॉलिसीज़ देश पे ठोक मारी। आप समझे? उसके वजह से उसकी पूरी असर गवर्नेंस पे पड़ी। तो मेरे ख्याल से 2000 वाजपेयी सरकार के टाइम पे भी काम काफ़ी अच्छा हुआ था, लेकिन 2014 के अंदर पहली बार ऐसा मौका आया कि जहाँ राष्ट्रवादी सोच के लोग, जो लोग कल्चरल रिनाइंस चाहते थे, जैसे ही बता रहे हैं शंतनु जी, वैसे लोग पावर में आए, है ना? और वो पावर में आए और उन्होंने जो नीतियाँ 1947 से, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये राष्ट्रीय पूर्ण जागरण का काल है। ये काल शुरू होना चाहिए था आज़ादी के बाद तुरंत, क्योंकि हमारे जो महान संत हो गए, वो विवेकानंद हो, श्री अरबिंदो हो, मेरे गुरु स्वामी प्राणवानंद जी, वो भी एक बंगाली संत थे और भारत सेवा आश्रम संघ के प्रस्थापक थे। तो ये लोग ने पहले ही ग्राउंड बना रखा था पूर्ण जागरण का, नेशनल रीअवेकनिंग का, लेकिन गांधी जी की हत्या ने उसके अंदर एक बाधा डाल दी
और 60 साल तक नीतियाँ चलती रही जो नहीं चलनी चाहिए थी, और बाद में ये लोग आए। रहा सवाल 10 साल का जो इनका कार्यकाल रहा मोदी सरकार का, उसमें मैं मानता हूँ कि 2 क्षेत्र में काम ज़्यादा हो सकता था। एक तो है एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर ज़्यादा काम हो सकता था। हिस्ट्री में जो चेंजेस आने चाहिए थे वो अभी आ रहे हैं, अब NEP आई है तो आ रहे हैं, लेकिन वो पहले आ सकते थे। किस तरह के चेंजेस की आप बात करें उदय जी? देखिए, पुराना सिलेबस काफ़ी टाइम तक जारी चालू रखा ना। UPA का जो सिलेबस था वो काफ़ी टाइम तक जारी रहा। जैसे कि 7वीं की मेरे ख्याल से किताब है इतिहास की, उसमें महाप्रताप का नाम ही नहीं है, छत्रपति शिवाजी का नाम एक ही जगह पे है, और पूरी किताब मुगल सल्तनत पे है। तो इसको अब चेंज हो गया ये, लेकिन टाइम लगा उसको। और दूसरा मेरे ख्याल से कल्चरल फील्ड के अंदर भी थोड़ा ज़्यादा काम हो सकता था। मैंने इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, तो ये 2 चीज़ें आप कह सकते हैं। वैसे कल्चरल में भी काफ़ी काम हुआ, जैसे कि जो कॉरिडोर बने अलग अलग, हमारे जो केंद्र हैं आस्था के, जो मंदिर हैं बड़े बड़े, उनका जो जीर्णोद्धार हुआ, ये बड़े बड़े काम हुए, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें भी और ज़्यादा काम हो सकता था। शशि जी, दूरदर्शन और आकाशवाणी को हमेशा से एक माउथपीस कहा गया है गवर्नमेंट का। आप क्योंकि यू हैव वर्क देयर एज अ CEO ऑफ प्रसार भारती, आपने, और यहाँ तक कि जो अब संसद टीवी है, पहले राज्यसभा टीवी हुआ करता था, उसको भी आपने हेड किया है। तो मैं ये सवाल अशोक जी आपसे भी पूछूंगी, क्योंकि आप भी दूरदर्शन के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो आपसे भी ये चीज़ नाता रखेगा। क्यों इसको माउथपीस कहा जाता है? गोदी मीडिया का कॉन्सेप्ट अब क्यों आया है? अगर यही चीज़ थी गोदी मीडिया की बात की, तो दूरदर्शन और आकाशवाणी को तब क्यों नहीं गोदी मीडिया बोला गया था? देखिए, एक तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो आर माउथ पीसेस, क्योंकि जो आप देखेंगे जब प्रसार भारती बना था, प्रसार भारती एक्ट वाज पास बाय पार्लियामेंट, और उसमें देखेंगे सेक्शन 12 है शायद, जिसमें जो प्रसार भारती की क्या फंक्शंस होनी चाहिए वो डिफाइंड है। तो जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, इसका जो दायित्व है वो राजनीति और ये जो आर्ग्यूमेंटेशन जो होता है उसके मच ऊपर है, बिकॉज इट हैज़ अ सोशल पर्पस। छत्तीसगढ़ के जंगलों में, झारखंड या नॉर्थ ईस्ट के जो ट्राइबल डायलेक्ट्स है, उनमें कोई प्राइवेट मीडिया जाके वहाँ पे इज़ नॉट गोइंग टू प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन। वो काम तो सिर्फ पब्लिक ब्रॉडकास्टर करता है। कोविड के समय पे जब सारे स्कूल बंद थी, बच्चों को अगर सीखना था तो द ओनली रिजॉर्ट वाज आपके घर पे कंप्यूटर हो, हाई स्पीड इंटरनेट हो। कई सारे बच्चे ऐसे थे जिनके घर में ब्रॉडबैंड एक्सेस नहीं था, तो दूरदर्शन के चैनल्स पे क्लासेस चलते थे, थ्रू विच अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वेर एबल टू सेव देयर एकेडमिक ईयर। और ये हो पाया क्योंकि जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर है वो फ्री डिश चलाता है। फ्री डिश आज भारत में कई 5 करोड़ से ज़्यादा घरों तक पहुंचता है, और इसके माध्यम से कई सारे बच्चे पूरे देश में वेर एबल टू गेट एजुकेशन ड्यूरिंग ड्यूरिंग कोविड-19। और फ्री डिश पे आप देखेंगे दूरदर्शन सिर्फ DD न्यूज़ नहीं चलता है, 20-25 और प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स भी चलते हैं जो पब्लिक ब्रॉडकास्टर के अपने प्लेटफॉर्म पे दूरदर्शन न्यूज़ के साथ compete करते हैं। तो हाउ कैन यू से कि ये गवर्नमेंट माउथपीस है, क्योंकि पब्लिक ब्रॉडकास्टर खुद एक डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन को लोगों तक पहुंचा रहा है। जहाँ तक अशोक का खुद का प्रोग्राम का सवाल है, इट्स अ प्रोग्राम वेयर ही प्रेजेंट्स मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। सिर्फ सरकारी व्यू पॉइंट नहीं होता है, इस पर देर आर गेस्ट हु प्रोजेक्ट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। तो एक गलत मिसकंसेप्शन है। और जहाँ तक हम मोनोपोली डेज की बात करें, तब तो सिर्फ राजीव दर्शन और इंदिरा दर्शन हुआ करता था दूरदर्शन पे। तो आई थिंक फ्रॉम दैट वी हैव कम वेरी फार, वी हैव ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ डिस्टेंस। अशोक जी, आपसे भी मैं इसी का रिएक्शन लूँगी कि गोदी मीडिया का ये कॉन्सेप्ट एज अ जर्नलिस्ट कितना हम जैसे पत्रकारों का या इन जनरल पत्रकारों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। हमारी जो आइडेंटिटी है या हमारे काम करने का जो कार्यशैली है, चीज़ें समझने और प्रस्तुत करने का जो तरीका है, और क्योंकि हमेशा कहा गया है कि चौथा स्तंभ है डेमोक्रेसी का, तो ऐसे में खुद को सही रखना
क्योंकि हम यंग बच्चों से भी इंटरेक्ट करते हैं, उनका भी है कि गोदी मीडिया कहा जाता है आपको, या इनको फलाने को गोदी मीडिया का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। बहुत ज़रूरी हो गया है कि इस नैरेटिव को हम तथ्यों से इसका आंसर करें, इसका जवाब दें। आपका क्या टेक है इस पर? मैं गोदी मीडिया पे हूँ, उससे पहले शशि सर ने जो बात की उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जैसे आपने कहा कि गोदी मीडिया पहले क्यों नहीं, पहले गोदी मीडिया नहीं कहा जाता था, पहले दूरदर्शन को राजीव दर्शन, इंदिरा दर्शन कहा जाता था, ये सबको मालूम है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि मुझे करीब 23 साल आज दूरदर्शन में काम करते हो गए, डीडी न्यूज़ में। मैं आपको ये बात अपने अनुभव के आधार पर दावे के साथ, फैक्ट्स के साथ, और मैं इस कहूँगा किसी को भी, कोई भी मेरे फैक्ट्स को चेक कर सकता है, मुझे जो है चैलेंज कर सकता है। 2015-16 से पहले दूरदर्शन पर, डीडी न्यूज़ पर, जो सर ने कहा, जो डिफरेंट व्यूज़ हैं उनके लिए कोई जगह नहीं होती थी। कभी विपक्ष को बुलाने की कोई परंपरा नहीं थी, सिर्फ ड्यूरिंग इलेक्शन डेज बुलाया जाता था। वो इसलिए क्योंकि ड्यूरिंग इलेक्शन जो है हमारी मॉनिटरिंग चुनाव आयोग करता था। 2016 में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में नारे लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उस वक्त जो है, उस वक्त के तत्कालीन मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी थे। मैं उनके पास गया, मैंने उनको एक बात सिर्फ इतनी सी कही थी, मैंने कहा ये वॉर अगेंस्ट इंडिया है और ये वॉर जो है हमारे दरवाजे तक पहुंच रही है क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच इस तरह की बातें हो रही है, तो क्या इसमें डीडी न्यूज़ की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए? तो उन्होंने बोला क्या होनी चाहिए? मैंने कहा हमारे यहाँ कोई आइडियोलॉजिकल या वैचारिक जो है उस पर कोई हमारे यहाँ डिफरेंट व्यूज़ की बात नहीं होती, तो हमको इन ऐसे जो थॉट है उनके साथ एक डायरेक्ट जो है डिबेट करना चाहिए, संवाद करना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, तो क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे क्या सोच है, क्या वो सोच सही है? वो अपनी थॉट रखें और उसको काउंटर करने वाले अपनी थॉट रखें, तो कम से कम देश की जनता जान पाएगी। जब दोनों विचारधारा आपके सामने होंगी तब आप तय कर पाएंगे कि बेहतर कौन है। अगर एक ही विचारधारा आपके सामने होगी तो आप तय नहीं कर पाएंगे। उस वक्त जो है डीडी न्यूज़ ने दो टूक नाम से मेरा प्रोग्राम शुरू किया, हमने खुली आज़ादी दी। बैठे हैं शशि सर, डिफरेंट लोगों को बुलाते थे, हर तरह के लोगों को बुलाते थे, कहते थे खुल के अपनी बात रखो। आप सोचिए कि दूरदर्शन पे, और ये भी यहाँ मैं ये भी कहूँ, ये भी एक जो है फेक नैरेटिव है कि नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं। अगर नरेंद्र मोदी तानाशाह होते तो दूरदर्शन पर बैठकर कांग्रेस का प्रवक्ता नरेंद्र मोदी को तानाशाह, फेंकू कह सकता था क्या? अगर जिस दिन पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे आप नरेंद्र मोदी को बैठकर कहेंगे फेंकू हैं, नरेंद्र मोदी ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, अमित शाह के बेटे की संपत्ति इतनी बढ़ गई, ये आप दूरदर्शन पर आरोप लगा रहे हो, दूरदर्शन पे जिसको सरकारी चैनल कहते थे, तो इसका मतलब ना नरेंद्र मोदी तानाशाह है, ना दूरदर्शन जो है गुलाम है, ना किसी पार्टी का। यहाँ सबको बात रखने की। लेकिन आप सोचिए कि जिस इस प्रोग्राम को शुरू करने वाले, और मैं इस बात का श्रेय लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है कि ये प्रक्रिया हमने शुरू की। आज तो इस तरह के 3 प्रोग्राम डीडी न्यूज़ पर आते हैं। तो जिस व्यक्ति ने इस तरह की परंपरा शुरू की, जो व्यक्ति इसको लीड करने वाला था, कांग्रेस ने और इंडिया अलायंस ने उसी व्यक्ति पर, उसी पत्रकार पर प्रतिबंध लगा दिया, कहा कि हम तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं आएंगे, जबकि मैं उनको बुला रहा हूँ कि आइए अपनी विचार रखिए। अब मुझे प्रतिबंधित क्यों किया गया? क्योंकि मैं आपका फेक नैरेटिव अपने प्रोग्राम में नहीं चलने दूंगा। अगर आप मेरे प्रोग्राम में बैठ के कहेंगे कि दूरदर्शन का मिसयूज आप कर रहे हैं, तब मैं उनको याद दिलाता हूं कि आप लोग दूरदर्शन में क्या करते थे। तो जब इस तरह की फेक चीज़ आई तो मैं उसको चैलेंज करता था। इसके कारण जब उनके फेक नैरेटिव को एक्सपोज करता था, उनको चैलेंज करता था, तो उन्होंने मेरे प्रोग्राम में आना बंद कर दिया। मुझे भी 14 लोगों की लिस्ट में डाल दिया जिनको प्रतिबंधित किया गया। अब आपने, हाँ आपके पास भी है वो अवार्ड? हाँ, मेरे पास भी अवार्ड है। तो अब आप सोचिए, जहाँ तक आपने गोदी मीडिया की बात की, मेरी किताब आप पढ़ेंगे तो आपको भारत का असली गोदी मीडिया कौन है समझ में आएगा। असली गोदी मीडिया वो है जो प्रधानमंत्री कार्यालय में जिस न्यूज़ चैनल का लॉन्चिंग हुई, एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल प्रधानमंत्री कार्यालय के लॉन्च, प्रधानमंत्री निवास के लॉन में लॉन्च होता है, और उसके अलावा राष्ट्रपति भवन को वो किराया भी नहीं देता। किराया देना तो दूर की बात है, मतलब जैसे आप किसी हॉल को हायर करते हैं वैसे आप राष्ट्रपति भवन में जाके अपना प्राइवेट प्रोग्राम कर लेते हैं, और आप लोग जो हैं बैठ करके प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठ करके चीज़ें डिसाइड करते हैं। तो असली सरकार की गोदी में जो चैनल पैदा हुआ, जो पला बढ़ा, वो गोदी मीडिया। दूसरी बात, इस देश में आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को बड़ा क्रांतिकारी पत्रकार कहते हैं। अब आप देखिए, क्रांतिकारी पत्रकार, यूपी चुनाव होता है तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ का सफाया, वो पहले प्रेडिक्शन कर देते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश चुनाव होते हैं तो कहते हैं कि कांग्रेस इतनी आगे है कि बीजेपी को उसकी टेल लाइट तक नहीं दिख रही, ठीक है। लोकसभा चुनाव होता है 2019 प्रेडिक्शन कर देते हैं बीजेपी की सफाया है।
फिर एक और बहुत बड़े क्रांतिकारी हैं जिनका बड़ा रोल रहा इस शब्द को ईजाद करने में। आप उनके यूट्यूब चैनल की स्क्रीन उठाकर देखिए, उनका एक वो आता है, मैं खड़गे हूँ, अगला उनका वीडियो, मैं कन्हैया कुमार हूँ, अगला उनका वीडियो, मैं राहुल गांधी हूँ। तो भाई असली गोदी मीडिया आप हो, क्योंकि आप जो है जिस तरह से सत्ता में एक पार्टी के लिए लगातार प्रचार कर रहे हो, असली गोदी मीडिया आप हो। हम तो हम नहीं कह रहे, मैंने नहीं अपनी किताब में लिखा नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी 400 सीट लेंगे, नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने सब कुछ। मैं तो कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं और आप जो है फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। और आप जब ये कहते हैं नरेंद्र मोदी तानाशाह, तो मैं आपको बताऊंगा कि तानाशाही कैसी होती है, तानाशाही के उदाहरण क्या है। तो मैं आपको फैक्ट्स के साथ बात करूंगा। तो मुझे लगता है फैक्ट्स के साथ बात करेंगे तो असली गोदी मीडिया कौन सा है वो आपको पता चलेगा। उदय जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा, जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का सोच का सवाल है। ये दोनों किताबें में जो लिखी मैंने उन पे, और मेरे जो संबंध रहे उनसे, उनकी मदद भी ली मैंने। वो चाहते तो मेरे पास मुझे ये कह सकते थे कि मैन्युस्क्रिप्ट मुझे आप दिखाइए प्रिंट में जाने के पहले। दोनों बार उन्होंने कभी मुझे ऐसी रिक्वेस्ट नहीं आई उनकी तरफ से। बिल्कुल, मतलब मैं मानता हूँ कि वो कहते तो मैं दुविधा में आ जाता, लेकिन उन्होंने एक भी बार मुझे कहा, समझा, एक बार। दूसरा, मैंने उनकी और नेहरू की कंपैरिजन की है दूसरी वाली किताब में। कई चीज़ों में नेहरू जी को तो अपन क्रिटिसाइज करते हैं, जहाँ तक डिफेंस का सवाल है, जहाँ तक उनकी कुछ पॉलिसी का सवाल है, प्रो मुस्लिम पॉलिसीज़ का सवाल है। लेकिन एक जगह मैंने कहा है कि नेहरू जी को एक जगह मार्क्स मिलने चाहिए कि नेहरू जी वॉज एन इंस्टीट्यूशन बिल्डर। जो भी IIM है अभी संस्था है जो नेहरू जी ने बनाई है, ठीक है। मैंने कहा ये किताब ये लिखा था मैंने आज से 6 साल पहले, जब दूसरी किताब मैंने लिखी मार्चिंग विद ए बिलियन, जब प्रधानमंत्री जी को 3 साल हुए थे। उसमें ये लिखा मैंने कि ये जजमेंट वेदर श्री नरेंद्र मोदी इज़ ए इंस्टीट्यूशन बिल्डर और नॉट, ये जजमेंट उन पे पास करना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी उनको 3 ही साल हुए हैं। आप समझे? तो इस टाइप की क्रिटिसिज्म वो करते हैं। मैं और इनकी बात पे और पहली किताब में तो कहा था उन्होंने कि मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ। मेरा प्रॉब्लम है, एक चैनल है, बड़ा उनको उसके सामने ये था कि भी ये चैनल बहुत गलत करता है। ये वाक्य जानता हूँ मैं। उस चैनल ने उनको मैसेज भेजा कि मेरे यहाँ 10 एंकर है जो वो प्रो हैं, प्रो नरेंद्र मोदी, और एक एंकर है वो विरुद्ध में। तो हम तो बैलेंसिंग आपके फेवर में ही है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं चाहिए मेरे को। उन्होंने कहा कि मुझे जो सच है वही चाहिए। अगर मैंने गलती की है तो आप मुझे क्रिटिसाइज करो, और जो अच्छा काम किया है उसको आप उसकी सराहना करो। मैंने कहा ये कोई बैलेंसिंग एक्ट नहीं है कि 10 आपके प्रो एंकर है और एक हमने विरुद्ध वाला रख दिया, 2 विरुद्ध वाले रख दिए। बोले ये बैलेंसिंग नहीं होता। समझे? तो ये आपको उनकी सोच बताता है। जो उदय जी ने जो बात कही, मैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जोड़ता हूँ। मेरी पहली किताब थी नरेंद्र मोदी सेंसर्ड, जो 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले मैंने जो उनका इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू के पीछे की कहानी थी। क्योंकि उस इंटरव्यू को उस वक्त की सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक सरकार ने रोकने की कोशिश की थी और बाद में उसको बुरी तरह से सेंसर कर दिया था। जब मैंने ये किताब पूरी लिख ली तो मुझे लोगों ने कहा, क्योंकि इस किताब में बहुत इंटरनल चीज़ें थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बैक हैंड पे चल रही थी कांग्रेस में, बीजेपी में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑफिस से मेरे साथ जो संवाद हो रहा था, वो सारी चीज़ें थी। मुझे किसी ने डरा दिया और कहा कि आपकी किताब जो है वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर है और उनसे जो आपके पर्सनल जो बातचीत चल रही थी उस पर है, और अब वो प्रधानमंत्री हैं और आप लिख रहे हैं अगर वो बुरा मान गए किसी चीज़ पे। तो जब इतना डरा दिया तो मुझे लगा ये बात तो हो सकती है, भाई वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो मैंने फिर अपनी किताब के पब्लिश करने से पहले उनके ऑफिस में एक मेल भेजा, और मेल भेजा, लिखा कि मैं अपनी एक किताब मैंने ऐसे ऐसे लिखी है, मैं एक बार प्रधानमंत्री जी को दिखाना चाहता हूँ। मैंने मेल भेज दिया। मेरे पास थोड़े दिन बाद वहाँ से एक उनके PMO से किसी का फ़ोन आया। उन्होंने पूछा, प्रधानमंत्री जी ने कहा आप क्यों दिखाना चाहते हैं? मैंने कहा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम 2 लोगों के बीच हुई थी, अब ये पब्लिक में आना ठीक है कि नहीं ठीक है पता नहीं। तो मालूम वहाँ से मुझे क्या जवाब दिया मिला? उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है अगर ये किताब पब्लिश होने से पहले वो देख लेंगे तो क्या ये वही नहीं होगा जो आपके इंटरव्यू के साथ हुआ, यानी सेंसर करना। तो उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा ये किताब आपकी है, आपकी अभिव्यक्ति है, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप जैसे चाहते हैं छापे। अब इस ऐसे व्यक्ति को आप तानाशाह कहें, इससे बड़ा फेक नैरेटिव क्या हो सकता है? दूसरा एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा, उनका जो गवर्नेंस, अपन उनके गवर्नेंस डिस्कस कर रहे हैं। एक बार मुझे ये कहा था उन्होंने, ये करीबन प्राइम मिनिस्टर बनने के 2 साल बाद, कि उदय बाबू मैं जब पहला कदम मेरा लेता हूँ मुझे अगले 10 कदम मालूम होते हैं। इसका मैं डायरेक्ट कंपैरिजन करूँगा छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच के साथ। जब अफजल खान नाम का एक बड़ा धिप्पाड़ और बड़ा
खतरनाक एक सेनापति था बीजापुर सल्तनत का, वो शिवाजी को परास्त करने के लिए आया और वो दगाबाजी से उनको मार डालता, लेकिन शिवाजी चौकन्ने थे, शिवाजी ने उसको मार दिया। तो उनके सेनापतियों ने पूछा शिवाजी के, क्या आपने ऐसे धिप्पाड़ आदमी को द्वंद्व युद्ध में कैसे मार दिया? उन्होंने कहा कि देखिए नियोजन। तो बोले बहादुरी नहीं, बोले नियोजन। यश पाना है, आपको अगर सफलता पाना है तो नियोजन, प्लानिंग, एडवांस प्लानिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एडवांस प्लानिंग जो है वो श्री नरेंद्र मोदी का सब में बड़ा हथियार है, और सब में बड़ा उनकी जो मैं कहूँगा क्वालिटी है जो उनको सक्सेस दिलवाती है। एक और ख़ास बात, क्योंकि जो मैं डिस्कशन अभी कर रही थी, शशि सर से भी बात हुई, तो जब मैं राज्यसभा टीवी में थी तो शशि सर हमारे सीईओ हुआ करते थे, तो उस वक्त भी जितने भी पैनल डिस्कशंस होते थे, मतलब ये बात मैं कैमरे पे भी कह रही हूँ, जितने भी पैनल डिस्कशंस होते थे, सर का एक ही उसमें एक व्यू पॉइंट होता था कि अनबायस्ड होना चाहिए वो डिस्कशन। आप किन किन को बुला रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए, एक ही तरफ का पक्ष सामने नहीं आना चाहिए। तो जो बात हमारा डिस्कशन, हमारी बात चल रही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये बात कही, सुदेश जी आपने एक बहुत अच्छा चैप्टर लिखा है अपनी दूसरी किताब में, जिसका नाम है, उस चैप्टर का नाम है अष्टलक्ष्मी एसिमिलेटिंग द नॉर्थ ईस्ट, जिसकी आपने बात कही है, जिसमें आपने डॉनियर की बात की है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने खोले हैं, STPI, इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बात की है, और तमाम ऐसे पॉइंटर्स आपने बताए हैं जो वाकई में एक पूरे कहूँगी कि एक कॉम्प्रिहेंसिव जिस्ट है नॉर्थ ईस्ट की योजनाओं के बारे में। लेकिन तब भी मणिपुर का जो केस हुआ उसको लेकर के मोदी सरकार को घेरा गया। ऐसे कौन से स्टेप्स या ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिन पर काम करना इस वक्त मोदी सरकार का बहुत ज़रूरी है, ताकि नॉर्थ ईस्ट अपने आप को और ज़्यादा एसिमिलेटेड या और ज़्यादा अपने आप को करीब समझे नई दिल्ली से? देखिए, पहला फोकस नॉर्थ ईस्ट पर अगर किसी सरकार ने दिया था तो वाजपेयी सरकार ने दिया था, 2001 में बना था। काफ़ी विकास हुए और उस विकास को काफ़ी गति दी गई जब मोदी जी की सरकार आई। और डोनर मिनिस्ट्री जो है ये क्या करती थी, सारे मंत्रालय के लोग जाएंगे और उनके मंत्रालय के जो कंट्रीब्यूशन नॉर्थ ईस्ट में क्या हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का बेसिक प्रॉब्लम क्या था कि विकास पेपर्स में होते थे, एक्चुअल में रियलाइज़ नहीं होते थे। बहुत से कारण हैं इसके, लोकल कारण है, इंसर्जेंसी भी कहीं कहीं कारण था। तो इस पर पूरा फोकस दिया गया। नॉर्थ ईस्ट के किसी भी व्यक्ति से आप बात करिए तो आज वो विकास को देख रहा है, और इसी कारण से मोदी जी और बीजेपी और इंडिया सरकार जो है पूरी पहुंच पाई है। लोग सिर्फ राजनीति को ही देते हैं क्रेडिट, लेकिन बात कार्य है जिससे पॉलिटिक्स आगे बढ़ रहा है, पॉलिटिक्स से कार्य नहीं आगे बढ़ रहा है। और एक जो विज़न था कि कैसे नॉर्थ ईस्ट को बढ़ाया जाए, कैसे विकास किया जाए। अष्टलक्ष्मी इसलिए कि 7 सिस्टर्स हम बोलते थे, उसको नहीं ऐड करते थे भूटान को, अब उसको भी ऐड कर दिया गया है। तो इसको अगर हम साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ दें, जो आसियान कंट्रीज़ है, बहुत बड़ा हब है इकोनॉमिक ग्रोथ का। अगर आप बात करें आज के दिन में, आसियान कंट्रीज अपने आप में बहुत बड़ा है। सार्क फेलियर हुआ है, पाकिस्तान के कारण सार्क फेलियर हो गया है, तो सार्क आप करते रहेंगे, पाकिस्तान करते रहेंगे तो इकोनॉमिक विकास नहीं हो सकता। एक रीजनल ग्रुपिंग आसियान है, उसको हम रोडवे से पहुंच सकते हैं नॉर्थ ईस्ट से। इसको रियलाइज़ करना, वहाँ विकास करना और नॉर्थ ईस्ट को एक नई दिशा देना, ये मोदी सरकार ने बहुत तेज़ी के साथ किया है। और ये सोच को ट्रांसलेट करना, जैसे बाकी लोगों ने भी बताया, गवर्नेंस को, ये मोदी जी का शुरू से फोकस रहा है। और हर मंत्रालय, जैसे एक CEO का कार्य होता है, वो खुद तो करेगा नहीं ना, उसका विज़न है, कहाँ जाना है पता है, सबसे पूछना क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबका इंटेंस मॉनिटरिंग करना अंदर तक जाकर, तो उनके पास सारा इन्फॉर्मेशन है। तो हर मंत्री जो उसको पता है कि जब मीटिंग होगी मोदी जी के साथ तो ये प्रश्न आएगा, तो विकास कितने हुए हैं ग्रोथ में। तो नॉर्थ ईस्ट में इसी कारण से देखिए कि बहुत अच्छा बीजेपी कर पा रही है। जहाँ हम सोचते नहीं थे, पहले था कि सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस थी, आज बीजेपी ही बीजेपी है वहाँ पर। तो इसका रीज़न ये है कि जो विकास के कार्य वहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें एक जो नॉर्थ ईस्ट और जो पूरी ईस्टर्न सेक्टर में डेवलपमेंट हो रहा है, उसका विजन का मैं साक्षी हूँ, क्योंकि इतने साल से उनको मैं कवर कर रहा हूँ। वो हमेशा ये कहते थे कि मेरे माँ के अगर 2 हाथ थे तो बायां हाथ मजबूत है और दायां हाथ अगर वीक है तो ये ठीक नहीं है। इसके लिए पूर्वांचल, पूरा ईस्टर्न भारत को मैं विकास लाऊंगा और उसको बिल्कुल वेस्टर्न लेवल के साथ उसको मैच करूंगा, ऐसा ये कई सालों से बोल रहे हैं। शांतनु जी, आपसे सवाल पूछूंगी कि
जब मैंने सोचा था आपके साथ एक इंटरव्यू मैंने मंथन पे पहले किया था, जब हमने आपकी तीनों किताबें जो सीएम योगी आदित्यनाथ पे हैं उन पर डिस्कशन किया था, तो मैंने किसी से आपका फ़ोन नंबर मांगा था। मैंने कहा शांतनु गुप्ता जी का इंटरव्यू लेना चाह रही हूँ, तो उनका फ़ोन नंबर मुझे भेज दो। तो वो नंबर आया था प्रो बीजेपी शांतनु गुप्ता, तो और वो अभी तक मेरे फ़ोन पे ऐसे सेव है। तो एज एन ऑथर शांतनु जी, क्योंकि हम यहाँ पे सब जर्नलिस्ट, आप ऑथर हैं, केवल ऑथर हैं, तो मैं ये समझना चाहूँगी एज अ ऑथर इस तरीके से स्टीरियोटाइप हो जाना या ब्रांड हो जाना, क्योंकि वो मेरा सवाल अलग था जो मैंने आपसे पूछा था कि आइडियोलॉजी का मैंने अलाइनमेंट पूछा था, लेकिन एज एन ऑथर इस तरीके से स्टीरियोटाइप हो जाना ये सही है या गलत है? क्योंकि न जाने कितने लोग होंगे जो आपकी किताबों से प्रेरणा, क्योंकि ये न्यू स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग है अपने आप में, और शायद ये एक लेखक की जो फ्रेटर्निटी है उसमें गेम चेंजर का ये किताबें काम कर रही हैं। जी हाँ, किसी ने लिखा भी, शायद ये भारत का पहला सीरियस पॉलिटिकल कॉमिक है। देखिए, जैसे पहले भी है ना, बॉक्स करने की हमें सबको एक आइडेंटिटी देने की एक फितरत होती है कि भाई ये किस तरफ है, या राइट है, या लेफ़्ट है। हम जब चैनल में भी जाते हैं तो अमूमन 5 लोग होते हैं, उसमें 3 पार्टी के लोग होते हैं और 2 एनालिस्ट होते हैं, और वो हमें बता भी देते हैं कि शांतनु गुप्ता इज़ एनालिस्ट लीनिंग टुवर्ड्स राइट, XXX एनालिस्ट लीनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, और कांग्रेस और जो भी पार्टी विचार में होती है। तो मेरे ख्याल से ये श्रोता के ऊपर, लेखक के ऊपर है कि वो दोनों तरफ से पढ़े और अपना व्यू खुद बनाए। ये जो लोग कहते हैं कि मैं न्यूट्रल हूँ, मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी अतिशयोक्ति है। वो जो न्यूट्रल भी है वो भी जब चुनाव में अगर वो वोट करता है तो किसी एक तरफ वोट दे के आता है, और अगर वो वोट दे के आता है तो उसकी लीनेज, उसकी कंक्लूजन, अधिकतर हर ऑथर की कंक्लूजन, मैं बहुत सारे लिटरेचर फेस्टिवल में जाता हूँ, कंक्लूजन्स मतलब PhD थीसिस की तरह नहीं होती कि पहले आप कूदते हैं फिर कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन मोटी मोटी उसकी बनी होती है, उस कंक्लूजन पे अराइव करने के लिए वो अपना प्रोसेस लिखता है, उसके दौरान शायद वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। तो हाँ, मैं अपनी बात लिखता हूँ, उसके पीछे तर्क देता हूँ, डेटा देता हूँ, और उस डेटा को अपोज करे तो वो कर भी सकता है। लोग ट्वीट में अपोज करते हैं, हम उसको काउंटर करते हैं। तो मेरे ख्याल से किसी मत का सपोर्ट करना डेटा के साथ, अगर कोई आपको बॉक्स करता है तो मेरे ख्याल से वो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। मगर जो न्यूट्रल विचारधारा की आप बात कर रहे हैं, तो इस न्यूट्रल विचारधारा से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन अ वे कि जब डिसीजन मेकिंग आती है देश के लिए, तो ये जो न्यूट्रल विचारधारा है ये प्रोग्रेसिव कितनी है, नहीं है, और क्या वाकई में, जैसा आपने बोला कि न्यूट्रल कोई नहीं होता, क्या वाकई में ये जो न्यूट्रल रह करके किसी तरीके का चेंज सिस्टम में लाया जा सकता है? जैसे मैंने कहा, ये न्यूट्रल है, एक तरह का आवरण है अपनी बात को छुपाने का, कवरअप देने का। न्यूट्रल कोई नहीं है, वो किसी को मत देता है, किसी के साथ बैठता है, किसी कोटरी का पार्ट है। तो वो मेरे ख्याल से नोटा एक तरह का, अगर जो वोट में लगाते हैं, जो शायद बहुत छोटा प्रतिशत है, वो एक बार को अपने आप को सही रूप से न्यूट्रल कह सकता है, बाकी कोई न्यूट्रल नहीं। और आपको किसी खेमे में रहना पड़ेगा। जैसे अभी कहा कि भारत पहले खेमों में नहीं रहता। अगर मैं फॉरेन पॉलिसी की बात करूँ कि हम नॉन अलाइन हैं, और उससे भारत को बहुत नुकसान हुआ। उससे आज भारत कई छोटे ग्रुप्स में है। अगर सार्क फेल होता है तो फिर एशियन में चला जाता है, I2 बना लेता है, बिम्स्टेक बना लेता है, ब्रिक बना लेता है। उससे भारत के फायदे होते हैं। भारत ने छोटे ग्रुप बना लिए, जहाँ पे उसको लगता है टेक्नोलॉजी के लगता है तो एक ग्रुप बना लेता है 4 कंट्री का। तो आपको किसी ग्रुप में रहना पड़ेगा, और तभी आपका, मेरे ख्याल से आप भारत को, देश को, अपनी विचारधारा को आगे ले जाए। आप कॉर्पोरेट सेक्टर को बिलोंग करते हैं, कई वर्षों तक आप कॉर्पोरेट सेक्टर में रहे, फिर फाइनली आपने सोचा कि घर वापसी करनी चाहिए और फिर आप वापस भारत आए। अब अगर आप जब विदेश जाते हैं, क्योंकि हम विदेश नीतियों की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, तो ये जो 10 साल का कार्यकाल है सेंटर में, इसका रिफ्लेक्शन आप विदेश में जब ट्रैवल करते हैं क्या देखते हैं? देखिए, बहुत ही अलग है। और जो NRIs आज से 10-15 साल पहले जिस तरह से भारत को रिलेट करते थे, सब लोग कहते हैं जिनके पास इंडियन पासपोर्ट है, इंडियन पासपोर्ट नहीं है, उनके पास किस तरह का OCI कार्ड है, कि भारत की और भारतीय होने की ताकत बिल्कुल अलग हो चुकी है। जब आप विदेश में रहते हैं आज से 20-25 साल पहले, तो आप अपने रंग वेशभूषा के हिसाब से मोटा बांग्लादेशी पाकिस्तानी के साथ क्लब करके देखे जाते थे। और आपको पता है जो क्राइम रेट है बांग्लादेशी पाकिस्तानी के विदेश में बहुत हाई है, तो आपको भी उसी नज़र से देखा जाता था। भले ही आप टेक्नोलॉजी और हाई वैल्यू जॉब्स में जाते थे, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आए, और खासकर नरेंद्र मोदी की जो एक चीज़ है जो हम लोगों ने भी चर्चा नहीं करी, वो विदेश में जाते हैं और डायस्पोरा के साथ बैठते हैं। ये बिल्कुल अद्भुत है, ये कोई भी प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं करता है। मतलब वो 50-50 हज़ार, 10-10, 20-20 हज़ार, छोटी कंट्री में 20 हज़ार लोग इकट्ठे भी नहीं होंगे। लोगों ने बताया मुझे, मैं जर्मनी गया था, जिस मैदान में उन्होंने कार्यक्रम करा, वहाँ लोग ही नहीं उतने उठे, या होते हैं किसी रॉक कॉन्सर्ट में होते हैं, जो एक अक्रॉस बाउंड्रीज है।
तो ये जो उन्होंने कनेक्ट करा, अगर मुझे याद है जो मिडल ईस्ट गए तो वो वर्कर्स के साथ चले गए, वर्कर्स वो अपनी ऑरेंज किसी कंस्ट्रक्शन की ड्रेस में थे और उसके साथ वो बर्गर और फ्रेंच फ्राइज टाइप का वो फास्ट फूड खा रहे थे। उनकी भी समस्या समझी और उन्होंने कहा कि पहले हम करा करते थे कि ब्रेन ड्रेन हो जाएगा, वो कहते हैं ये तो मेरे देश के एम्बेसडर्स हैं, ये देश में रह के मेरी और उनको टारगेट भी देखा है कि मेक श्योर करिए कि मतलब गोरे लोग, मतलब आपके जो देश के लोग हैं वो 5 या 10 ट्रैवल करें मेरे भारत में। तो इस तरह से जो उन्होंने एंगेज करा है भारत की पासपोर्ट की पावर, भारत की ब्रांड की पावर, भारत के एंटरप्रेन्योर्स की पावर, भारत के लोगों की पावर, तो भारतीय जिस सम्मान से आज रहता है वो अनप्रेसिडेंटेड है, जो मैं जब भी विदेश जाता हूँ मुझे बिल्कुल पल्पेबल दिखता है, बिल्कुल सामने से दिखता ख्यातनाम कॉम्बिनेटर और पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री जी अभी बीच में मेरे को मिलने आए थे, है ना। कोई ऐसे उनकी कोई विचारधारा नहीं है। वो बोल रहे थे कि भारत की पासपोर्ट की वैल्यू है वो अनेक गुना बढ़ चुकी है। वो तो पूरी दुनिया घूमते हैं एज ए कॉमेंटेटर। वो बताते हैं कि मुझे इतनी गर्व की भावना होती है जब मैं जाता हूँ। लोग बोलते हैं कि अरे यू आर फ्रॉम मोदीज कंट्री। एग्जैक्टली, फ्रॉम मोदीज कंट्री। एक छोटी सी बात और ऐड करूंगा, मुझे याद है जब शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, दोनों ने योगा को कंपलसरी अपने सरकारी स्कूल में करा और उनको 1.5-2 महीने में वापस लेना पड़ा क्योंकि योगा कम्युनल मान लिया गया। कई ग्रुप ने कहा कि नहीं इसमें तो ये है, इसमें ओम बोलना पड़ेगा। वही योगा जब नरेंद्र मोदी उसे 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बना लेते हैं तो मिडल ईस्ट के सारे एम्बेसीज में बहुत सारे लोग बुर्का पहन के, गालाबया पहन के सब सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। तो ये अपनी कल्चर चीज कर रहे हैं भाई, अपनी कल्चर चीज को पहुंचा देना, जो भारत में कम्युनल था अब वो मिडिल ईस्ट में कम्युनल नहीं है आज। तो इसी ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात को मैं आगे बढ़ाऊंगी। शशि सर, आपके काफ़ी सोशल मीडिया पोस्ट में भी ये बात कही कि जिस तरह से ग्लोबल मीडिया, क्योंकि नैरेटिव की बात आपने भी बोली थी, जिस तरह से एक ग्लोबल नैरेटिव है बना हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट, जिनको उनको अथॉरिटेरियन लीडर कहा जा रहा है, डेमोक्रेसी पे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्यों ग्लोबल मीडिया इस वक्त एकजुट हो करके, एक सेक्शन है जो एकजुट हो करके क्यों टारगेट कर रहा है? क्योंकि उससे हमारी डेमोक्रेसी टारगेट हो रही है, हमारा इंटरनल जो हमारे पॉलिसीज़ हैं वो टारगेट हो रही हैं, बहुत चीज़ें एट स्टेक लग जाती हैं जब हमको एक जो लीडर जो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है बार बार उसको एक पर्टिकुलर इमेज में दिखाना। देखिए, इसमें सरफेस पे तो लगता है कि ये जर्नलिस्ट है, ये बायस्ड है, या कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट की बात हो रही थी, ये एंटी मोदी है। पर हमें सरफेस से उठ के थोड़ा डीपली सोचना चाहिए। अगर बिलियन पीपल भारत डेमोक्रेटिक डेवलप हो सकता है, पीसफुली इलेक्शंस हो सकता है, थर्ड टर्म के लिए अगर प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या मैसेज जाता है? व्हाट मैसेज गोज टू चाइना एंड व्हाट मैसेज गोज टू द पीपल ऑफ चाइना? तो एक तरह से भारत इज द मोस्ट पोटेंट काउंटर एग्जाम्पल that you can develop a country, you can lift billions of people and you can do all of this in a very democratic way. तो ये जो नैरेटिव है कि मोदी जी अथॉरिटेरियन है, भारत में डेमोक्रेसी बैकस्लाइड हो रहा है, इसके पीछे का सोच यही है क्योंकि अगर भारत सक्सेसफुल हो गया तो ये चाइना के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट बनेगा, क्योंकि कल चाइनीज़ लोग सोचेंगे कि हमारे देश में फिर हमें ये सब क्यों करना है, कि अगर डेमोक्रेटिकली ये सब हासिल हो सकता है तो वाई शुड द चाइनीज़ मॉडल बी सो इम्पॉर्टेंट, राइट? तो ये बहुत ज़रूरी है। एंड इसके पीछे जो जितने भी एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं, जितने भी इसके फंडिंग है, ये फाइनली जाके ऐसे देशों में कन्वर्ज होता है जो हु डोंट वांट टू सी द इंडियन मॉडल सक्सेसफुल। एंड इस पे जो रिसेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं ये भी वही पॉइंट करती हैं, जो अभी यूएस में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका भी फंडिंग उसी सोर्स पे जाके बैठता है। उदय सर, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं, मैं बिल्कुल इनसे सहमत हूँ। बिल्कुल एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है श्री नरेंद्र मोदी को दबाने की, भारत को दबाने की, क्योंकि भारत जिस तरीके से भारत उभरा है। देखिए, आप देखिए कि आप जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, भारत में प्रगति ज़बरदस्त हुई है, लेकिन आज भी भारत कोई आर्थिक महासत्ता नहीं है, सैनिकी महासत्ता नहीं है, वैज्ञानिक महासत्ता नहीं है। फिर भी जो सम्मान मिलता है श्री नरेंद्र मोदी को, हर एक आप फुटेज देखें, उसके फोटोग्राफ्स देखें, तो वो क्या साबित करता है? वो साबित ये करता है कि श्री नरेंद्र मोदी एक तरीके से भारत का जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको लीड कर रहे हैं और भारत को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति रखते हैं। और जो हमारा कल्चर है, जैसे कि तो चाइना ही नहीं, हुआ था, जो पैर चाइना ही नहीं, दूसरे कंट्री भी, हाँ,
पापुआ पैर न्यू गिनिया के पापुआ न्यू अंदर गिनी जैसे के, पैर छुए जैसे, क्योंकि वो जैसे- हमारा कल्चर है। हाँ नहीं, कल्चर इसके लिए छे हमारा, भी उसको लेकिन- उस व्यक्ति को हमने नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये एक छोटी सी कंट्री है ऑस्ट्रेलिया के बगल में, पापुआ न्यू गिनिया, वहाँ पे ये गए तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने उनके उनके पाँव पैर छुए। छुए। हाँ, तो पैर क्यों छुए? इसके लिए कि उनको जब वैक्सीन की आवश्यकता थी, हमने वैक्सीन भेजी उनको। दूसरा, आप देखें कि G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाना बहुत बड़ी हुआ है। अफ्रीका के जो ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनको महासत्ताओं ने सिर्फ एक एक्सप्लॉयटेटिव रूप में ही देखा हुआ है। एक देश है जहाँ चंदन का खूब बड़ा भंडार है, लेकिन वो अपना चंदन के भंडार को वो फ्यूचर के लिए बचाना चाहता है। तो उसने एक ईस्ट अफ्रीकन कंट्री के एक नेता को ब्रेव कर लिया है, वहाँ से वो चंदन को इंपोर्ट कर रहे हैं और ट्रांसपोर्टेशन के बाद में वो चंदन उनके चंदन से सस्ता मिल रहा है उनको। इस टाइप का एक्सप्लॉयटेशन अफ्रीका का हुआ है अभी तक। सो भारत का विश्वगुरु बनना ये एक बहुत, मानव जाति अगर बचना है मानव जाति को, तो उसके लिए सब में बड़ा एक वाक्य होगा। और उस पूरे सोच को लीड कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी। लेकिन एक रोड़ा है बीच में जो भारत को सुधारना पड़ेगा। जो परवर्टेड कंटेंट आ रहा है, सेक्सुअली परवर्टेड कंटेंट विविध प्लेटफॉर्म पे, OTT पे, सोशल मीडिया पे और अदर प्लेटफॉर्म पे जो आ रहा है, वो भारत के कल्चर और कैरेक्टर को दूषित कर रहा है। अगर उस पर हमने नकेल नहीं कसी, ऐसे व्यक्ति जो लोग विबस परोस रहे हैं एंटरटेनमेंट के नाम पे, हाँ, क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे, उनको अगर हमने एक हमारे कल्चरल दुश्मन के रूप में नहीं देखा, उसको हमने एक रेप को बढ़ावा देने वाली शक्ति के रूप में नहीं देखा, रेप भी उसके वजह से हो रहे हैं ज़्यादा, तो फिर हम विश्वगुरु नहीं बन पाएंगे। तो हमें पहला काम ये करना होगा, हमें उन लोगों पे नकेल कसनी पड़ेगी और ये एक मैसेज देना पड़ेगा कि ऐसे फिल्म बनाने वालों की जगह जेल में है, सभ्य समाज में नहीं है। लेकिन वरना भारत के लिए ये गोल्डन रन है ना। और भारत एक तरीके से हर एक फील्ड में अग्रेसर है। आप देखो कि कोई भी सेक्टर उठा लो, रेलवे उठा लो, एविएशन उठा लो, स्टील उठा लो, क्योंकि नीयत सही है, सरकार की नीयत सही है। पहले वालों के नहीं, पहले वालों के बाद भी यही शक्तियां थी, यही ब्यूरोक्रेसी था। कोई नया कोई ब्यूरोक्रेटिक ऑर्डर खड़ा नहीं किया सरकार ने। जिसके पहले समय पहला काम किया श्री नरेंद्र मोदी आने के बाद में, वो था ट्रांसफर पोस्टिंग के अंदर जो नेपोटिज्म और करप्शन चलता था उसको बंद करने का। मैं मानता हूं कि जो होल्स थे पाइपलाइन के अंदर, उसको जिन्होंने प्लग किया है करप्शन के रूप में, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के रूप में, रॉन्ग पॉलिसीज के रूप में, उसके वजह से भारत सरकार, भारत के लिए श्री नरेंद्र मोदी कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ रुपए साल के बचा रहे हैं, जो कि 7 से 10% बजट का भाग है। लेकिन हमें ये जो हमारे कल्चर और कैरेक्टर को जो दूषित कर रहे हैं, उनको हमें नकेल कसनी पड़ी। नकेल क्या, उनको हमें एक तरीके से एक नया कानून बनाना पड़ेगा जो कहे कि भाई 80 फिल्म बनाने वाले जेल में ही जाएंगे। और दूसरा कि हमने अलग अलग टाइप की नेम ली है, प्रतिज्ञा ली कि हम ये करेंगे ये करेंगे। हम एक और प्रतिज्ञा लें कि हम विश्व के पहले विभत्स सामग्री मुक्त देश बनेंगे। ये एक आपका बहुत दिनों से, बहुत वक्त से ये एक आपका कैंपेन भी चल रहा है, जिसके लिए आप लगातार इस बात को रख रहे हैं सामने। अशोक जी, BBC का जो नैरेटिव है टाइम एंड अगेन एक डेंट क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। मैं व्यक्ति विशेष प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं करूँगी, भारत की जो इमेज है उस पर क्या सल्यूशन हमारी जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी देखती है? देखिए, BBC को तो जब मैं भी खुद यंग था तो BBC को मैं एक रोल मॉडल की तरह देखता था। मुझे भी लगता था BBC जैसी पत्रकारिता करनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी समझ आने के बाद मैं ऐसा नहीं मानता। एक सीरियल में एक डायलॉग आया था ना, मेरा कुत्ता कुत्ता तेरा कुत्ता टॉमी, ऐसा कुछ करके आया था। तो BBC के ऊपर सबसे बड़ी बात ये लागू होती है कि उत्तरी आयरलैंड में जो बंदूक उठाएगा वो आतंकवादी है, कश्मीर में जो निर्दोष लोगों की जान ले लेगा वो गनमैन है। तो आपका हमारे देश में आतंक फैलाने वाला आतंकवादी नहीं है, आपके यहाँ गन उठाने वाला आतंकवादी है। तो ये डबल स्टैंडर्ड जो है ना, मुझे BBC के ये परेशान करते हैं। 370 हटने के बाद जिस तरह की फेक न्यूज़
कश्मीर ने फैलाई, कश्मीर को लेकर हमेशा एक नेगेटिव अप्रोच, कश्मीर को लेकर कश्मीर में सब कुछ ख़राब हो रहा है, पीओके को लेकर तो वो नहीं दिखाता। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सपोज होनी ज़रूरी है, हमको समझना ज़रूरी है कि, और इसी से मैं जोड़ दूँ जो अभी आप शांतनु जी से भी बात कर रही थी। देखिए, न्यूट्रल होने की बात हुई, क्या बीबीसी न्यूट्रल है, दूरदर्शन, तमाम चीज़ें होती हैं। मैं कहता हूँ मैं मोदी जी के साथ नहीं हूँ, मैं मोदी जी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं भारत के पक्ष में हूँ, और जो भारत के पक्ष में मैं उसके साथ हूँ। अगर नरेंद्र मोदी भारत के लिए अच्छा कर रहे हैं तो क्या, और खान मार्केट गैंग उनके खिलाफ फेक नैरेटिव खड़े कर रहा है, तो मैं किधर खड़ा हूँगा? क्या मैं उस खान मार्केट की तरफ खड़ा हूँगा जो भारत को कमज़ोर करने के लिए नैरेटिव कर रहा है? तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ कर जाता हूँ। क्या मैं उस नेता के साथ, उस सरकार के साथ, उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ एसोसिएट हो सकता हूं जो भारत का 1947 में बंटवारा होने के बावजूद ये कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है? अरे हमने तो पूरा देश उनको दे दिया, 2 देश दे दिए, आज आज पाकिस्तान और बांग्लादेश, इतनी हमने अपनी ज़मीन दे दी, अपने संसाधन दे दिए। और आज भी अगर इस देश के संसाधनों पर जो कहेगा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यक मुसलमानों का है, तो मैं उसके साथ कैसे हो सकता हूँ? क्या मेरी आइडेंटिटी नहीं है? कल को मेरे मंदिर पर कोई वक्फ बोर्ड वाला आके कह दे कि ये मेरी ज़मीन है और मैं अपने मंदिर में उसके बाद नहीं जा सकता, कल को मेरे घर में आके, तो मैं उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए कैसे खड़ा हो सकता हूँ एक पत्रकार होके भी? तो मेरे लिए दुविधा ये है। मैं चाहता हूँ इस देश में पॉलिटिकल पार्टियाँ जो भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी इस देश को कंट्री फर्स्ट, भारत को पहले रखकर अपनी नीतियाँ अगर पालन करेंगी तो फिर मुझे लगेगा कि मैं न्यूट्रल हो जाऊँ। जो पार्टी जो ठीक कर रही है वो पब्लिक डिसाइड करे। लेकिन अगर कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी भारत के खिलाफ है और अगर एक पॉलिटिकल पार्टी, एक नेता भारत के पक्ष में काम कर रहा है, तो फिर मेरे सामने जो है, मुझे दिनकर जी की पंक्तियां याद आती हैं, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी इतिहास। तो आज की तारीख में मैं तटस्थ इसलिए नहीं रह सकता। बहुत अच्छी बात बोली शांतनु जी इन्होंने कि मैं नरेंद्र मोदी के पक्ष में नहीं हूँ, मैं भारत के पक्ष में हूँ। क्या कहें? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। हम लोग जब टीवी पे भी रहते हैं, मैं कहता हूँ वोट मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं तो अपने बच्चों का तो मुँह देख के आता हूँ कि वो कैसा जीवन जी पाएंगे आज से 20 साल 30 साल बाद। जैसा उन्होंने कहा, क्या वो स्वतंत्रता से जिस रंग के कपड़ा पहनना चाहें, टीका लगा के जाएँ, मंदिर जा पाएंगे, जो पढ़ना लिखना चाहें पढ़ पाएंगे, इसलिए मैं वोट देता हूँ। और इसमें मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम उनका जीवन देखते हैं कि वो एक 10 बाई 10 के कमरे में पैदा हुए, सुबह स्कूल जाते थे, शाम को चाय बेचते थे, फिर लंबा समय उन्होंने संघ में बिताया, लंबा समय उन्होंने भाजपा के ऑर्गेनाइजेशन में बिताया, फिर 10 साल 13 साल का भी मुख्यमंत्री रहे, 10 साल प्रधानमंत्री रहे। वैसा एक व्यक्ति हमें लीड कर रहा है। बल्कि जब मैं अपोजिशन को देखता हूँ तो उनके लिए गरीबी और भारत का मानचित्र भी एक ट्यूशन की क्लास जैसा है। उनके जो ट्यूटर हैं वो भी विदेशी टाइप के हैं। तो इसलिए जब अंतर जब दिखता है ना, तब एकदम से आपका कांटा घूम ही जाता है कि आपके पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। वो इतना प्रभावी व्यक्ति है हमारे सामने। सुदेश जी, आखिरी क्लोजिंग कमेंट्स मैं आपसे लूँगी इस विषय पे। देखिए, जितना भी कोशिश कर लीजिए मोदी जी को क्रिटिसाइज़ करने का, उनको घेरने का, मोदी जी जैसा मावलकर साहब ने बताया बहुत पहले सोच चुके होते हैं, और इसी कारण से विपक्ष जो है कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, उनके क्रिटिक्स सक्सेसफुल नहीं होंगे। उन्हें पता है बहुत सालों के बाद भारत को एक व्यक्ति मिला है जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप दे रहा है। जैसे आप बात करें, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखा था, उस महात्मा गांधी को आप देखिए और बाद के महात्मा गांधी को देखिए तो आपको पता लगेगा हिंद स्वराज क्या था। हिंद स्वराज के कौन से, हिंद स्वराज को बैन कर दिया था ब्रिटिश ने, क्योंकि उनको लगा कि ये हमारे साम्राज्य के खिलाफ जाता है। स्वामी विवेकानंद को देखिए, उन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप दिया, रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं, एक आइडियोलॉजिकल टच दिया, पूरे भारत के समाज को, वेद को रिडिफाइन किया, लोगों तक पहुंचाया। शिकागो एड्रेस सभी जानते हैं। आज का युवा जो है विवेकानंद से प्रेरित है, मोदी जी भी विवेकानंद से प्रेरित हैं, और मोदी जी उस वैक्यूम को फिल किए हैं। क्योंकि देखिए, आज के दिन हम 100 यूनिकॉर्न मतलब एक यूनिकॉर्न $1 बिलियन, मतलब 8,800 करोड़ रुपए की कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, सेकेंड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है हमारा स्टार्टअप का। मैं आपको बताऊं, मेरा बेटा बिट्स पिरानी से अभी करके निकला है आईटी में। बहुत जगह से ऑफर आ रहे हैं, क्योंकि बिट्स पिरानी ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, प्राइवेटली फंडेड है, गवर्नमेंट से भी फंड नहीं लेती। बहुत ऑफर आ रहे हैं, वो स्टार्टअप ज्वाइन कर रहा है। हमने बोला क्यों? बोला नहीं, हमको स्टार्टअप ज्वाइन। ये कल्चर भारत में मैंने कभी नहीं देखा था। लोगों को सिक्योर्ड जॉब चाहिए था, मल्टीनेशनल चाहिए था। तो ये जो बदलाव हुआ है ना,
ये नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के कारण हुआ है। आज मुखर होकर लोग बात भारत की कर पा रहे हैं, सनातन की कर पा रहे हैं, सनातन की सोच के बारे में खुला डिबेट हो रहा है। मैं तो तरसता था कि ऐसा डिबेट हो, लोग डरते थे कि नहीं भैया वो मुसलमान है मत बोलो कुछ। अब बोलते मुसलमान है तो क्या हो, सही क्या है भारत के लिए उस पर बात करते हैं ना। हिंदू मुसलमान अलग थोड़ी ना, जब हम बोलते हैं स्टॉक हमारा एक है, सब हिंदू होते स्टॉक तो एक ही है ना। आपने अपना अगर पंथ बदल लिया, सोचने का पद्धति बदल लिया तो हमसे अलग थोड़ी ना हो गए। तो इस सोच को दोबारा एक स्ट्रेंथ मिला है, पूरे विश्व के लेवल में एक आइडियोलॉजिकल चैलेंज मिला है। आज अरब कंट्रीज़ जो हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, भारत के सबसे अच्छे दोस्त हैं, ये भारत का मुसलमान समझ पा रहा है। तो ये जो लीडरशिप मिला ना, हम लोग बहुत लकी हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और हम तो चाहेंगे कि आगे बहुत सालों तक प्रधानमंत्री रहें और ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप भारत को दें, क्योंकि भारत को इसकी ज़रूरत है। सोच भी ज़रूरत है कि जाति से ऊपर आओ, धर्म से ऊपर आओ, सिटीज़न की तरह बात करो कि तुम्हें सरकार से क्या चाहिए और सरकार किस लिए होनी चाहिए। हर सॉल्यूशन ओरिएंटेड प्रधानमंत्री, जो अगर आपके सॉल्यूशन है, आप जाइए टेकाथॉन कराते हैं कि कैसे चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जाए, और अगर आपके सॉल्यूशन आप 5 मिनट भी होगा तो आपको घंटों तक बात करेंगे अगर आपके सॉल्यूशन है तो। ऐसा तो प्रधानमंत्री भारत में हुआ ही नहीं था। नेहरू जी ने जरूर इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया, लेकिन वो शायद भारत की सोच के विपरीत था। जो गांधी जी बोलते थे कि पंचायत से उभरना चाहिए, इमर्ज होना चाहिए, पिरामिड की स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो होना चाहिए था। टिकल डाउन थ्योरी में जो हमने बिलीव किया, इससे भारत बहुत कुछ लूज़ किया है। और आज जो हम जहाँ पहुँचे हैं, एक फ्रेजाइल 5 से फेबलेस फ्यू 5th लार्जेस्ट इकॉनमी और 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी हम हो जाएंगे। ये सब इसी सोच का नतीजा है, और इसीलिए आप देखते हैं कि जो विपक्ष है, चुनाव शुरुआत होता है और अंत तक जरूर बोलता है कि हम जीते हैं, लेकिन जब चुनाव के नतीजे आते हैं तो आपको पता है क्या होता है। ईवीएम आती है, चुनाव आयोग आता है, यही फेक नैरेटिव है, यही कान मार्केट कहेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जागरण मंथन का ये एपिसोड है, 50वां एपिसोड है, कई मायनों में खास आज का एपिसोड है और मुझे लगता है रहेगा, क्योंकि इसमें हमने कोई स्पेसिफिक ट्रेंडिंग इशू के बारे में बात ना करके उन किताबों के बारे में बात किया है जिन पर डिबेट हुई हैं, डिस्कशन हुए हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आज की हमारी चर्चा उन तमाम भ्रांतियों को उसने दूर की होगी इस चर्चा ने, और एक नया पर्सपेक्टिव हमारी ऑडियंस को देने में हम कारगर हैं। मोदी जी के बारे में थैंक यू सो मोदी जी को मच। ज़्यादा जाने। बिल्कुल, और ये किताब मुझे लगता है जो भी एक मिथ्स होंगे या इल्यूजन्स होंगे उन सबको दूर करने में मदद करा होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू शशि सर, थैंक यू उदय सर, थैंक यू अशोक जी, थैंक यू शांतनु जी, थैंक यू सुदेश जी। और फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।